जितने भी आप लोग एपिसोड दे सुन रहे हैं वो सारे सारे एपिसोड्स को हम लोग लाइव स्ट्रीम में डेली लाते हैं। शाम के 10 बजे से या फिर कभी कभी 11 बजे से सुबह तक सारे चलते हैं सीरीज़ के एपिसोड लाइव स्ट्रीम में। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि पुराने एपिसोड्स आपको मिल पाएँ। एक दो हफ्ते में पुराने एपिसोड मिल जाएंगे और रेगुलर आगे के एपिसोड्स वहीं पर आएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपको फिर से मैं पोस्ट में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए या फिर सर्च कर लेना शैडो FM। वहाँ पर TM लिखा होगा। 4000 के प्लस ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। वहीं पर मैं सारे एपिसोड डाल दूँगा जो डिलीटेड एपिसोड हैं, जो कि अभी हाल ही में डिलीट हुए हैं। बाकी के मिसिंग एपिसोड्स को भी मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा और वहाँ पर ज्वाइन करने का बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी आप लोग को अगर डेली आगे के एपिसोड सुनना है लाइव स्ट्रीम में सुन सकते हो। 10 से 11 बजे के बीच में आके आप लोग उसी में सब पूरा प्रॉपरली सुनाए जाते हैं एपिसोड्स को। तुम मेरे साथ खेल रहे हो। समृद्धि गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मानो अभी आरव से जान की बाजी लगाकर लड़ पड़ेगी। आरव हंसते हुए बोला, अरे रुक जाओ, ये तुम्हारे ही भले के लिए है, वैसे भी तुम मुझे हरा नहीं सकती। तुम नीच इंसान, तुम लोग इंसान सच में बहुत घटिया होते हो। वाह। पहले तो वह गुस्से में थी लेकिन अचानक रोने लगी, और वो भी जोर जोर से। आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो कौन मानेगा कि उसने प्रोडिजी रैंकिंग की 6ठी रैंक वाली समृद्धि को रुला दिया, वो भी इस तरह जोर जोर से रोते हुए। समृद्धि रोते हुए बोलती रही, तुम झूठे हो, एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई और बस आधा बेकार सा दूध क्रिस्टल मांगा, वो भी नहीं दिया। तुम निकृष्ट हो, शर्म नहीं है तुम्हें। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें फीनिक्स एसेंस ब्लड कैसे मिल गया। ऊपर वाला भी अंधा है। वाह। आरव ये सब सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। उसने सोचा, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं कब से निकृष्ट और बेशर्म हो गया। उसने बेबस होकर कहा, ठीक है, रोना बंद करो, क्या करूं कि तुम चुप हो जाओ। लेकिन समृद्धि ने उसकी बात सुनी ही नहीं और रोती रही। आखिरकार आरव हार मान गया और बोला, ठीक है, ले लो। उसने काले हिस्से वाला यिन यांग मिल्क क्रिस्टल निकालकर उसे दे दिया। समृद्धि एक पल के लिए चौंक गई। उसने आंसू पोंछे क्रिस्टल लिया और बड़ी बड़ी आंखों से आरव को देखने लगी। तुमने सच में मुझे दे दिया? आरव ने थके हुए अंदाज में कहा, और क्या करता? समृद्धि अचानक मुस्कुराने लगी, सच में, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती थी। आरव हैरान होकर बोला, तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? समृद्धि हंसते हुए बोली, जो औरतें नखरे करना जानती हैं उनकी जिंदगी सबसे अच्छी होती है। आरव एकदम चुप रह गया। उसे लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। उसने मन ही मन कहा, औरतें सच में अजीब प्राणी होती हैं। कुछ देर पहले जो रो रही थी अब वही खुशी से उछलकूद कर रही थी, जैसे कोई बच्चा खिलौना पाकर खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद समृद्धि शांत हुई और गंभीर होकर बोली, आरव, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या? मुझे प्रोटेक्ट करो। मुझे कुछ दिन के लिए सेक्लूजन में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। आरव चौंका, तुम अभी यिन यांग मिल्क क्रिस्टल रिफाइन करना चाहती हो? बाहर जाकर क्यों नहीं? समृद्धि ने सिर हिलाया, सीक्रेट रेल्म अभी खत्म नहीं होने वाला और यहाँ बहुत अनिश्चितताएं हैं। अगर मैं यिन यांग सीक्रेट बॉडी बन गई तो मेरी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, फिर मैं और मौके भी हासिल कर सकती हूँ। और अगर मैं अभी तुम्हारी मदद करके अलग हो गई तो लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी मुझे मार सकते हैं। उसकी बात साफ थी, यह मौका भी है और मजबूरी भी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। समृद्धि के चेहरे पर खुशी छा गई। धन्यवाद, आरव ने कहा, लेकिन एक दिन रुकना होगा, पहले मुझे पूरी तरह रिकवर होना है। ठीक है। उसने तुरंत हामी भर दी। आरव ने गुफा में बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसके पास बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं जिन्हें वह लगातार रिफाइन करता रहा। फीनिक्स ब्लड ट्री के फलों और फीनिक्स एसेंस ब्लड की वजह से उसकी रिकवरी बहुत तेज हो गई थी। जहां पहले उसे 5 दिन लगते अब सिर्फ 1 दिन में ही वो पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन बाद आरव गुफा के बाहर खड़ा था, पूरी तरह स्वस्थ समृद्धि की रक्षा करते हुए। उसने मन ही मन सोचा, इन 7 दिनों में जो भी यहाँ आएगा उसे मारूंगा, और 7 दिन बाद जो भी रास्ते में मिलेगा उसे भी नहीं छोड़ूंगा। आरव ने मन ही मन तय कर लिया था कि इस बार लिटिल लोधी और लिटिल डेमन लॉर्ड को अच्छे से,
समझाना पड़ेगा कि आखिर फूल लाल क्यों होते हैं। गुफा के अंदर समृद्धि ने ढेर सारे दुर्लभ और कीमती खजाने बाहर निकाले। 9 प्रोविंसेस में जिन चीज़ों को लोग देखने के लिए तरसते हैं वे सब उसके सामने रखी थीं। उसकी आंखों में तीव्र उत्साह था। उसने गहरी सांस ली और अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गुप्त तकनीक को याद करते हुए एक एक करके उन सभी सामग्रियों को रिफाइन करना शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य आधार था यिन यांग मिल्क क्रिस्टल, जो यिन यांग सेक्रेट बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व था। जैसे जैसे वो उन खजानों को अपने अंदर समाहित करती गई उसकी आभा लगातार बढ़ती गई। उसके पीछे एक जीवंत नीले मोर का विशाल आभास प्रकट हुआ जो चमकता हुआ पूरे गुफा को नीली रोशनी से भर रहा था। वह मोर उत्साह में पुकार रहा था, मानो किसी महान परिवर्तन का संकेत दे रहा हो। गुफा के बाहर आरव आंखें बंद करके आराम कर रहा था। पिछले कुछ दिनों की लगातार लड़ाइयों ने उसकी सीमा को छू लिया था, लेकिन इसी वजह से उसकी कल्टिवेशन बॉटलनेक भी ढीली पड़ने लगी थी। अगर सब ठीक रहा तो वह जल्द ही सी ओपनिंग रेल्म के 9वें स्तर तक पहुंच सकता था। एक दिन बाद उसने आंखें खोली और हल्का सा सिर हिलाया। अभी थोड़ा और बाकी है। पहले के ब्रेक थ्रूज उसे एंशंट आर्टिफैक्ट्स की मदद से मिले थे, इसलिए अब उसे थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। फिर भी वह संतुष्ट था। उसने सोचा कि अगर सब ठीक रहा तो सीक्रेट रेल्म से निकलते निकलते वह ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच सकता है। उसके मन में आगे की योजनाएं भी थीं। राजेश को मारने के बाद वह सुनैना को लेकर जाएगा। अगर रोहित ने रोका तो उसे भी दबा देगा। इसी बीच एक और दिन बीत गया। अचानक गुफा के अंदर से तेज धमाकों की आवाज़ें आने लगीं। उसी समय दूर आसमान में एक सुनहरी रोशनी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। आरव मुस्कुराया। आ ही गए। लिटिल लोधी और लिटिल डेमन लॉर्ड आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लाए थे। उन्होंने पूरे सीक्रेट रेल्म को खंगाल डाला था और अब वे सीधे यहाँ पहुँचे थे। आरव, आज तेरा अंत है। लिटिल लोधी की आंखों में हत्या की आग जल रही थी। आज तुम्हें खत्म करना ही होगा। लिटिल डेमन लॉर्ड भी पीछे नहीं था। दोनों बिना समय गंवाए तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़े। गोल्डन विंज्ड रॉक के पंख फड़फड़ाए और यम की डेमोनिक एनर्जी चारों ओर फैल गई। सिर्फ उनकी आभा से ही जमीन कांपने लगी और आसमान का रंग बदल गया। लेकिन आरव ने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। उसने जोर से पैर पटका और अगले ही पल दोनों की आभा पूरी तरह बिखर गई। ये देखकर दोनों दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? चरण के मन में डर भर गया। उसे फिर से अपना अपमान याद आ गया। लिटिल डेमन लॉर्ड जल्दी संभल गया और बोला, ये ब्लफ कर रहा है। इसकी चोट इतनी जल्दी नहीं भर सकती। चरण ने तुरंत हामी भरी। हाँ, सही कहा। आरव हंसा। तो आकर देख लो। वो एक कदम आगे बढ़ा और हवा में छलांग लगा दी। मारो। दोनों ने एक साथ हमला किया, लेकिन आरव ने हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड निकालकर 2 तेज वार किए। धड़ाम धड़ाम, दोनों सीधे पीछे फेंक दिए गए और खून उगलने लगे। ये सच में ठीक हो गया। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आरव हंसा। अब मेरी बारी है। उसका शरीर भूत की तरह तेजी से हिलने लगा। तलवार के वार लगातार बरसने लगे। लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी दोनों बुरी तरह घायल हो गए। चरण दर्द से चिल्लाया और अगले ही पल उसकी एक पंख आरव ने काट दी। आरव मुस्कुराया। आज रोस्टेड चिकन विंग्स मिलेंगी। वो विशाल पंख जमीन पर गिरा और चरण पूरी तरह डर गया। उसे समझ आ गया कि आरव पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसने बिना देर किए मुड़कर भागना ही बेहतर समझा। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन। यम हैरान रह गया। काय? वह गुस्से से चिल्लाया। आरव ने उसका पीछा नहीं किया। उसके पास समय था। अब उसकी नज़र सिर्फ लिटिल डेमन लॉर्ड पर थी। अब तू बचा है। यम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना कुछ कहे भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, आरव ने फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया और पल भर में उसके सामने पहुंच गया। कहाँ भाग रहा है? और फिर उसने उसे इतना मारा कि यम बार बार खून उगलने लगा। लिटिल डेमन लॉर्ड के पास पंख नहीं थे, इसलिए उसकी उड़ने की गति सीमित थी। आरव ने उसे आसानी से पकड़ लिया और हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड से लगातार वार करने लगा। कुछ ही पलों में यम बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जहां एक बड़ा गड्ढा बन गया और वह खून उगलने लगा। वह हक्काबक्का रह गया। तुम उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतनी आसानी से दबा दिया गया। वह आखिर प्रोडिजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था, फिर भी इस हालत में पहुंच गया। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए हंसा। क्या हुआ? सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। यम डर गया और पीछे हटने की कोशिश करते हुए बोला, पास मत आना।
लेकिन आरव ने बिना देर किए उसका शरीर नष्ट कर दिया और उसका स्टोरेज बैग अपने कब्जे में ले लिया। अंदर झांककर वो मुस्कुराया, काफी अच्छे खजाने हैं, सच में दूसरे नंबर का प्रोडिजी यूं ही नहीं बना। याम ने घबरा कर कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं डेमन लॉर्ड का बेटा हूं, अगर मुझे मारा तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आरव ने थोड़ा सोचा और पूछा, वही डेमन लॉर्ड जो पहले वॉइड को चीर कर आया था? यम ने तुरंत सिर हिलाया और डरते हुए बोला कि वही उसका पिता है, डेमन क्लैन के सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक। आरव हंस पड़ा, चिंता मत कर, अभी नहीं मारूंगा। ये सुनकर यम ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि मर जाना बेहतर था। यम का शरीर कांपने लगा। तभी आरव ने स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला और जोर से पुकारा, जयंत बाहर आओ। रोशनी चमकी और जयंत बाहर आ गया। उसने पहले जमीन पर पड़े याम को देखा, फिर आरव को। भैया, आरव ने मुस्कुराकर कहा, यह अब तुम्हारा है। डीमंस की स्किन मोटी होती है, अच्छे से संभालना। याम हैरान रह गया, एक सी ओपनिंग रेल्म का इंसान उसके साथ क्या करेगा? लेकिन आरव ने पहले ही उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील कर दिया था। फिर उसने रणबीर, बिलाल और शेरा को भी बाहर बुला लिया। सब लोग हैरान थे, वे सुरक्षित थे और लिटिल डेमन लॉर्ड अब उनका कैदी बन चुका था। आरव ने हंसते हुए कहा, अब ये तुम लोगों का है, मजे करो, और बाहर चला गया। यम के मन में डर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कब आरव का खिलौना बन गया। वह चिल्लाया, पास मत आना, लेकिन जयंत और बाकी लोग हंसते हुए उसकी ओर बढ़े। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर चीखें गूंजने लगीं, आह, मत मारो, दादा छोड़ दो। आरव बाहर खड़ा ये सब देख रहा था और खुश था। मेरे खिलाफ लड़ोगे तो यही होगा। वह जानता था कि यम को अभी मारना सही नहीं, क्योंकि उसका संबंध डेमन लॉर्ड से था और आगे काम आ सकता था। गुफा के अंदर से लगातार कंपन आ रहे थे, जिससे उसे समझ आ गया कि समृद्धि कठिन प्रक्रिया से गुजर रही है। तभी दूर से एक आकृति तेजी से आती दिखाई दी। आरव ने भौहें सिकोड़कर कहा, ये यहाँ क्यों आए? कुछ ही देर में रेड विच वहां पहुंची, थकी हुई लेकिन चिंतित। उसने पूछा, तुम ठीक हो? लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी कहाँ हैं? आरव मुस्कुराया, सब ठीक है, और आज रात रोस्टर्ड चिकन विंग्स मिलेंगी। रेड विच चौंक गई, लेकिन तभी उसकी नज़र दूर पड़े विशाल सुनहरे पंखों पर गई। वह दंग रह गई। ये गोल्डन विंज्ड रॉक के पंख थे, यानी लिटिल लोधी के। उसी समय उसे फिर याम की चीखें सुनाई दी। वह समझ गई कि उसका हाल भी डी के जैसा ही हुआ है। उसने आश्चर्य से कहा, तुमने इसे भी हरा दिया? आरव हंसा, वैसे मैंने डेमन मीट कभी नहीं खाया, पता नहीं कैसा होगा। रेड विच ने घूर कर कहा, बकवास मत करो। लेकिन थोड़ी देर बाद सब लोग आग के पास बैठकर सच में रोस्टेड चिकन विंग्स खाने लगे। गोल्डन विंज्ड रॉक के पंखों का स्वाद अद्भुत था। आरव ने हंसते हुए रेड विच को एक टुकड़ा दिया। उसने खाकर कहा, सच में, ये तो स्वर्ग जैसा स्वाद है। बाकी लोग भी मज़े से खाने लगे, जबकि पास में यम को कोड़े मारे जा रहे थे और उसकी चीखें गूंज रही थीं। बिलाल हंसते हुए उसे मार रहा था और जोर से चिल्लाओ, मुझे दादा बुलाओ। अंत में यम सच में दया की भीख मांगते हुए दादा कहने लगा। इस बीच आरव आराम से बैठा सब देख रहा था। उसके लिए लिटिल लोधी कोई बड़ी बात नहीं था। अगर वह वापस आया तो उसका भी यही हाल होगा। रेड विच आरव को देख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आरव ने भी उसकी ओर देखा। उसकी सुंदरता और लंबे पैर सच में आकर्षक थे। अगर वह ह्यूमन डेमन संबंधों में रुचि रखता तो शायद बात आगे बढ़ जाती, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा। रात गहराती गई, सबने पेट भरकर खाया। आरव ने बचे हुए पंखों को संभाल कर रख लिया, सोचते हुए कि ये आगे काम आएंगे। कुछ लोग यम को पीटते रहे, कुछ आराम करने लगे और शेरा अपनी खुद की जगह बनाकर ब्रेक थ्रू की तैयारी करने लगा। आरव गुफा के बाहर पहरा देता रहा, समृद्धि की रक्षा करते हुए। रेड विच उसके पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर हल्की लाली थी। अंदर से लगातार धमाके हो रहे थे। समृद्धि अभी भी अपने ब्रेक थ्रू की प्रक्रिया में थी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। 5वें दिन की रात आरव गुफा के बाहर बैठा था और रेड विच उसके पास। उसने धीरे से पूछा, आरव, क्या तुम सच में सुनैना के पति हो? आरव ने शांत स्वर में कहा, हाँ। रेड विच ने हल्का सा ओह कहा, फिर कुछ देर सोचकर झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हारी कोई कॉन्क्यूबाइन है? आरव ने कहा, अभी नहीं। रेड विच का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहोगे? आरव चौंक गया। क्या? रेड विच तुरंत झेप गई, नहीं, कुछ नहीं। उसने सोचा कि वह काफी इशारा दे चुकी है। अब अगर आरव समझे तो ठीक, वरना वह और कुछ नहीं कहेगी। आरव ने घबराकर गहरी सांस ली। वह रेड डिमनेस के इरादों को समझ चुका था।
लेकिन उसने कभी इंसान और डेमन के बीच ऐसे संबंध के बारे में सोचा भी नहीं था। असल में ऐसी चीज़ें अनकॉमन नहीं थीं, पर आरव हमेशा लड़ाई और कल्टिवेशन में व्यस्त रहता था, उसे इन बातों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। रेड डीमनेस हल्के हल्के कदमों से उसके और करीब आ गई। दोनों के बीच मुश्किल से आधा मीटर का फासला रह गया। वह उससे लंबी थी और उसकी लंबी टांगें आग की रोशनी में और भी आकर्षक लग रही थीं। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि क्या सच में उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर उसके मन में डर आया, अगर यह बात बाहर फैल गई या सुनैना तक पहुंच गई तो क्या होगा। ये सोचकर उसके मन में झिझक आ गई। रेड डीमनेस ने धीमी आवाज में पूछा कि आरव के कितने संबंध रहे हैं। उसके शब्द साफ और सीधे थे और वह बिल्कुल भी शर्मीली नहीं थी। आरव ने टालने की कोशिश की, लेकिन वह और आगे बढ़ गई। धीरे धीरे वह उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। आरव का शरीर तनाव में आ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। रेड डीमनेस को उसका दिल धड़कता हुआ साफ सुनाई दे रहा था, जिससे उसका साहस और बढ़ गया। उसने अपनी टांगें उसके ऊपर रख दी और फिर सीधे उसकी गोद में बैठ गई। हल्की मुस्कान के साथ उसने उससे अपने पैरों की मालिश करने को कहा। आरव पूरी तरह असमंजस में था। उसका हाथ अनजाने में उसकी टांगों पर चला गया और वह इस एहसास से विचलित हो गया। रेड डीमनेस को समझ आ गया कि आरव भी प्रभावित हो चुका है, इसलिए वह और आगे बढ़ने की सोच ही रही थी कि अचानक गुफा के अंदर से जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई और गुफा का बड़ा पत्थर टूट गया। एक अजीब और अस्थिर ऊर्जा बाहर फैलने लगी। आरव तुरंत संभल गया और रेड डीमनेस को अलग करते हुए बोला कि वह अंदर जाकर देखता है। रेड डीमनेस को गुस्सा भी आया और अफसोस भी। इतने करीब आने के बाद यह मौका अचानक खराब हो गया। उसे लगा जैसे समृद्धि ने जानबूझकर उसकी योजना बिगाड़ दी हो। आरव गुफा के अंदर गया तो उसे पहले ठंडी और फिर अचानक बहुत तेज ऊर्जा महसूस हुई। अंदर उसने समृद्धि को देखा, जो जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसके आसपास कई रेयर मटेरियल्स और यिन यांग मिल्क क्रिस्टल बिखरे हुए थे। आरव समझ गया कि उसकी कल्टिवेशन में गड़बड़ हो गई है। उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ। समृद्धि दर्द में थी और बोली कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। आरव ने नज़रें हटाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति गंभीर थी। जैसे ही वह उसे ढकने के लिए आगे बढ़ा, समृद्धि ने उसका हाथ पकड़ लिया और मदद की गुहार लगाई। आरव पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज आखिर हो क्या रहा है। पहले रेड डीमनेस ने उसे बहकाने की कोशिश की और अब समृद्धि भी उसी हालत में उससे मदद मांग रही थी। वह खुद से सोचने लगा कि क्या सच में आज उसका दिन कुछ अलग ही लिखा हुआ है। उसने खुद को संभालते हुए समृद्धि को होश में लाने की कोशिश की और कहा कि वह शांत हो जाए, लेकिन उसकी हालत साफ बता रही थी कि वह कल्टीवेशन के दौरान गड़बड़ में फंस गई है और खुद पर नियंत्रण खो चुकी है। आरव के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वह समझ रहा था कि समृद्धि सच में परेशानी में है, दूसरी तरफ उसकी अपनी इच्छाएं भी उसे विचलित कर रही थीं। अंत में उसने खुद को समझाते हुए कहा कि अगर वह मदद कर रहा है तो यह उसकी मजबूरी है, कोई स्वार्थ नहीं। समृद्धि ने बिना कुछ सुने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह पूरी तरह अस्थिर थी और बहुत बेचैन लग रही थी। आरव ने भी स्थिति को देखते हुए खुद को संभाला और बाहर किसी को पता न चले इसलिए गुफा को फिर से बंद कर दिया। गुफा के बाहर रेड डीमनेस बैठी इंतजार कर रही थी। समय बीतता जा रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसका मन बार बार कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में गुफा का रास्ता तोड़कर अंदर चली गई। अंदर जो उसने देखा उससे वह पूरी तरह भड़क उठी। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने आरव और समृद्धि दोनों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आरव खुद भी असमंजस में था और समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह स्थिति उसकी वजह से नहीं बनी बल्कि समृद्धि की हालत खराब थी। लेकिन रेड डीमनेस उस समय कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने सीधे समृद्धि पर हमला करने की कोशिश की। आरव तुरंत हरकत में आया और समृद्धि को बचाते हुए पीछे हट गया। उसने रेड डीमनेस को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक गलतफहमी है और वह शांत हो जाए। उसके शब्दों ने रेड डीमनेस को कुछ पल के लिए रोक दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका आरव पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसके मन का गुस्सा और जलन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर तक माहौल भारी बना रहा। आरव भी समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। रेड डीमनेस का गुस्सा धीरे धीरे एक अजीब भाव में बदल गया। वह न तो पूरी तरह पीछे हट रही थी, न ही पूरी तरह शांत हो पा रही थी। अंत में वह अचानक आरव के पास आ गई। आरव फिर से चौंक गया। उसे समझ आ गया कि अब हालात और उलझने वाले हैं। बाहर गुफा के पास जयंत और बाकी लोग पहुंच चुके थे।
वे समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर क्या चल रहा है क्योंकि गुफा के अंदर साउंड प्रूफ बैरियर था। वे बस अंदाजा लगा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उधर याम जो बुरी तरह पिट चुका था जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर घायल था लेकिन डेमन रेस की ताकत की वजह से वह धीरे धीरे संभल रहा था। उसने भी बाहर की बातें सुन ली और समझ गया कि आरव फिलहाल वहां नहीं है। उसी समय उसके भीतर गुस्सा भड़क उठा और उसने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की। क्लाउड टावर अचानक पागलों की तरह गरजा और अपने फिजिकल बॉडी की पूरी ताकत के साथ फट पड़ा। वो इस अपमान और यातना को और सह नहीं सकता था, इसलिए उसने जान जोखिम में डालकर भागने का फैसला किया। आरव की गैरमौजूदगी उसके लिए सबसे अच्छा मौका थी। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और सामने खड़े आदमी पर टूट पड़ा जो हाथ में कोड़ा लिए खड़ा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि अभी तक मार खा रहा लिटिल डेमन लॉर्ड अचानक पलटवार करेगा। एक ही वार में वह आदमी खून उगलते हुए दूर जा गिरा। याम की आंखों में खून उतर आया था। वह सबको मार देना चाहता था लेकिन अभी सबसे जरूरी था भागना। वह बिना पीछे देखे तेजी से निकल गया। सैम और बाकी लोग तुरंत हरकत में आए, उसे रोकने की कोशिश की लेकिन याम की ताकत अभी भी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी के दम पर उसने ऐसा प्रहार किया कि सब लोग खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़े और हिल भी न सके। वह मौका पाकर तेजी से दूर निकल गया। गुफा के अंदर आरव को भी इसका एहसास हो गया। वह बाहर जाकर यम को खत्म करना चाहता था लेकिन वह खुद ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था कि हिल भी नहीं सकता था। इसी बीच यम अपनी जान बचाकर भाग निकला और कहीं छिपकर अपनी शक्ति वापस पाने का फैसला किया। बाहर सम और बाकी लोग गुस्से से भरे हुए वापस आए और आरव को आवाज लगाने लगे। कुछ देर बाद आरव की आवाज अंदर से आई कि उसे जाने दो, कोई बात नहीं। सब हैरान थे लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली। अगले दिन दोपहर में अचानक गुफा के अंदर से जबरदस्त हलचल हुई। जमीन हिलने लगी और बाहर खड़े सभी लोग घबरा गए। अंदर से आरव, समृद्धि और रेड डिमनेस की आवाजें आ रही थीं जिससे साफ था कि कुछ गड़बड़ है। असल में समृद्धि होश में आते ही भड़क गई थी। वह पहले तो यिनयांग सेक्रेड बॉडी बनने की खुशी में थी लेकिन जैसे ही उसने अपनी हालत और आरव को देखा उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और आरव पर टूट पड़ी। आरव ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें उसकी गलती नहीं है लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। रेड डिमनेस पास खड़ी सब देख रही थी और उसे ये सब थोड़ा मजाक जैसा लग रहा था। उसने बीच में बोलकर हालात को और बिगाड़ दिया जिससे समृद्धि और ज्यादा गुस्से में आ गई और रोने लगी। आरव पूरी तरह परेशान हो गया। एक को शांत करो तो दूसरी आग लगा देती है। काफी देर तक रोने धोने और झगड़े के बाद समृद्धि ने खुद को संभाला, कपड़े पहने और गुस्से में आरव को धमकी देकर चली गई कि अगर कभी वह उससे ज्यादा ताकतवर हुई तो उसे मार डालेगी। आरव ने बस थकी हुई मुस्कान दी। कम से कम उसने बात को बाहर फैलाने की धमकी नहीं दी, यही काफी था। समृद्धि के जाने के बाद आरव ने राहत की सांस ली। रेड डिमनेस अभी भी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी जैसे उसे पूरा तमाशा मजेदार लग रहा हो। आरव ने उसे घूरकर पूछा कि वह इतना खुश क्यों है तो उसने बस छेड़ते हुए जवाब दिया। दोनों फिर से अकेले रह गए और माहौल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन तभी आरव के कानों में बाहर से जयंत की आवाज पड़ी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि समृद्धि जाते समय साउंड प्रूफ बैरियर हटा गई थी। अब गुफा के अंदर की हर आवाज बाहर साफ सुनाई दे सकती थी। आरव का चेहरा एकदम बदल गया। अब अगर किसी ने कुछ सुन लिया तो हालत और भी खराब हो सकती थी। जयंत ही था जिसने जोर से होली क्रैप चिल्लाया था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका बड़ा भाई आरव इतना चालाक निकलेगा। अभी अभी समृद्धि उड़कर गई थी और गुफा के अंदर रेड डिमनेस भी मौजूद थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसका बॉस एक ही रात में 2 टॉप फीमेल प्रोडिजी को काबू कर चुका है। उधर आरव का मूड खराब हो गया। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बिना किसी भाव के गुफा से बाहर निकल आया। रेड डिमनेस पीछे से मुस्कुराती रही, उसने उसे रोका भी नहीं। सच कहें तो पिछली रात आरव की ऊर्जा देखकर वो खुद भी थक चुकी थी। बाहर आते ही आरव ने देखा कि जयंत, रणबीर, बिलाल और बाकी सभी एक लाइन में खड़े हैं और पूरी तरह चुप हैं। कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबके मन में एक ही बात थी, जयंत ने बेवकूफ़ी में चिल्लाकर सब गड़बड़ कर दी। अगर वह चुप रहता तो सब कुछ ऐसे ही छुपा रहता। अब अगर आरव नाराज हो गया तो सबकी खैर नहीं। आरव ने ठंडी नजरों से सबको देखा और पूछा, तुम लोगों ने क्या सुना? सबने एक साथ जवाब दिया, कुछ नहीं। लेकिन उनके जवाब से ही साफ था कि सब कुछ सुन चुके हैं। आरव ने दांत भींचकर कहा कि अगर किसी ने बाहर कुछ भी फैलाया तो उसका अंजाम बुरा होगा। सबने तुरंत हामी भर दी। आरव ने सिर पकड़ लिया और वहां से हट गया।
असल में उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर यह बात सुनैना तक पहुंच गई तो मुसीबत हो सकती है। कुछ देर बाद रेड डिमनेस भी बाहर आई। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उसे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह चाहती थी कि सबको पता चले। उसके अंदर एक तरह का अधिकार भाव था। वह आरव को अपना मान चुकी थी और चाहती थी कि बाकी लोग भी यह समझ लें। अब समृद्धि जा चुकी थी और लिटिल डेमन लॉर्ड भी भाग चुका था। टीम में सिर्फ रेड डिमनेस ही थी जिसे सीक्रेट रेल्म की जानकारी थी। आरव ने उससे पूछा कि अगला मौका कहाँ है। रेड डिमनेस ने बताया कि अगला अपॉर्चुनिटी इमॉर्टल ड्रायड ऑफ स्टिलनेस है। आरव ने पूछा कि यह क्या है। रेड डिमनेस ने समझाया कि यह एक ऐसा डिवाइन ट्रेजर है जो शरीर की ताकत को कम से कम 50% तक बढ़ा सकता है। ये सुनकर आरव चौंक गया। 50% बढ़ोतरी मजाक नहीं थी, ये किसी की ताकत को पूरी तरह बदल सकती थी। आरव ने तुरंत फैसला किया कि यह अपॉर्चुनिटी उसे ही लेनी है। अब सीक्रेट रेल्म में उसे कोई रोकने वाला नहीं था। रेड डिमनेस रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गई। 1 घंटे बाद जब शेरा ने भी अपना ब्रेक थ्रू पूरा कर लिया तो सब लोग आगे बढ़े। रास्ते में जो भी डेमन क्लैन के प्राणी मिले आरव ने उन्हें खत्म कर दिया। ह्यूमन और गोल्डन रेस के लोगों से रेड डिमनेस निपटती रही क्योंकि यह फ्यूचर रिवॉर्ड से जुड़ा था। रास्ते में आरव ने रेड डिमनेस से पूछा कि उसे सीक्रेट रेल्म के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। उसने बताया कि यह सब हेवन गेट से मिला है। आरव ने नाम सुना था लेकिन उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। रेड डिमनेस ने बताया कि हेवन गेट बहुत ही शक्तिशाली संगठन है जिसके जासूस पूरे सेलेस्टियल गॉड कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, मानव, डेमन और मॉन्स्टर तीनों जातियों में। इतना ही नहीं, उसकी ताकत ह्यूमन रेस के सबसे बड़े संगठन हेवनली गॉड पैलेस के बराबर मानी जाती है। ये सुनकर आरव सच में हैरान रह गया। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ता रहा, साथ ही रेड डिमनेस से और जानकारी लेता रहा। उधर जयंत और बाकी लोग पूरे रास्ते चुपचाप चल रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो आरव नाराज हो जाएगा। लेकिन शेरा, जो अभी भी मासूम था, धीरे से जयंत के पास आकर बोला, तुम लोग इतने चुप क्यों हो? और बॉस और उस विच के बीच कुछ चल रहा है क्या? जयंत ने तुरंत उसे डांट दिया, चुप रह, मरना है क्या? शेरा जयंत पर गुस्सा हो गया क्योंकि उसने उसे चुप रह कहा था। अब शेरा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत जयंत को दबा दिया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसे ब्रदर जिन बुलवाया। जयंत अंदर ही अंदर दुखी था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। आरव ने इस सब पर ध्यान ही नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। इसी बीच सीक्रेट रेल्म के एक पवित्र झरने में समृद्धि अकेले नहा रही थी और पिछली रात की घटनाओं को याद करके शर्म और उलझन में थी। वह सब कुछ भूलना चाहती थी लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने खुद ही शुरुआत की थी। उसे सबसे ज़्यादा शर्म इस बात की थी कि उस समय रेड डिमनेस भी मौजूद थी। हालांकि धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अगर आरव वहां नहीं होता तो यिन यांग मिल्क क्रिस्टल की शक्ति के कारण वह गंभीर रूप से घायल भी हो सकती थी। आरव की मदद से ही वह यिन यांग सेक्रेट बॉडी में सफलतापूर्वक बदल पाए। कुछ समय बाद समृद्धि ने अपने मन को शांत किया और अपनी नई ताकत को महसूस किया। यिन यांग सेक्रेट बॉडी के कारण उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी और उसके चारों ओर काले और सफ़ेद ऊर्जा के प्रवाह दिखाई देने लगे थे। अब उसे लग रहा था कि वह सीक्रेट रेल्म में किसी से भी मुकाबला कर सकती है, यहाँ तक कि डेमन स्टार अबिस जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से भी। आरव के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा झेप गई लेकिन फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ गई और इमॉर्टल ड्रायड ऑफ स्टिलनेस की ओर जाने का निर्णय लिया। दूसरी ओर लिटिल डेमन लॉर्ड यैम बेहद खराब हालत में था, लेकिन वह मानवों को मारकर उनका एसेंस ब्लड निगल रहा था ताकि अपने सील्ड प्राइमोर्डियल स्पिरिट को धीरे धीरे वापस पा सके। उसने मन ही मन कसम खाई कि आरव को मारकर ही वह अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। उधर लिटिल लोधी भी एक पेड़ पर बैठकर अपने घाव भर रहा था। उसका एक पंख कट चुका था लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपनी हार का गुस्सा था। उसे जयंत द्वारा दी गई बेइज्जती याद आ रही थी और वह बदला लेने के लिए बेताब था, लेकिन फिलहाल उसकी ताकत कम थी। राजेश भी हार के बाद मैग्मा के अंदर छिपकर अपने शरीर को फिर से बना रहा था। अपने क्रिम्सन सन डिवाइन बॉडी की वजह से वह आग की ऊर्जा का उपयोग करके जल्दी रिकवरी कर सकता था। उसने तय किया कि जैसे ही वह पूरी तरह ठीक होगा वह आरव को ढूंढकर मार डालेगा। इसी दौरान जय को चिराग से एक चौंकाने वाली बात पता चली कि राजेश ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों की बलि दे दी थी। ये खबर धीरे धीरे पूरे सीक्रेट रेल्म में फैल गई और सबको समझ आ गया कि राजेश कितना खतरनाक हो चुका है। उधर आरव और उसकी टीम इमॉर्टल ड्रायड ऑफ स्टिलनेस की ओर बढ़ रहे थे।
रास्ते में वे कई लोगों से मिले लेकिन आरव ने अब सिर्फ उनके स्टोरेज पाउच ले लिए और बाकी को छोड़ दिया क्योंकि उसे मुख्य रूप से एंटीक्स की जरूरत थी। रेड डिमनेस रास्ता दिखा रही थी और बाकी लोग चुपचाप उसके पीछे चल रहे थे। अचानक आरव ने दूर एक विशाल आकृति देखी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, दुनिया सच में छोटी है, और बिना समय गंवाए वह अकेला ही आगे बढ़ गया। उसके अंदर लड़ाई की तीव्र इच्छा फिर से जाग चुकी थी। दूर मैदान में एक विशालकाय दानव हाथी धीरे धीरे चल रहा था और वह कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि हेवंस प्राइड रैंकिंग में 5वें स्थान पर मौजूद स्वॉलोइंग एलिफेंट था। सीक्रेट रेल्म में आने के बाद उसका अनुभव बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा था। पहले लिटिल लोधी के साथ मिलकर लड़ाई की जहां सब कुछ बिगड़ गया, फिर स्टिक्स नदी के पास आरव के खिलाफ खड़ा हो गया और अब हर पल डर में जी रहा था कि कहीं आरव बदला लेने न आ जाए। हाल के दिनों में सब कुछ शांत था, इसलिए उसने सोचा कि शायद आरव, लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी सभी घायल हैं या किसी मुसीबत में हैं, और इसी भरोसे वो इमॉर्टल ड्रायड ऑफ स्टिलनेस की ओर बढ़ रहा था ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सके। लेकिन अचानक उसे पीछे से एक भयानक किलिंग इंटेंट महसूस हुआ और जब उसने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। आरव उसके पीछे खड़ा था। डर के मारे उसने तुरंत भागने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी एसेंस ब्लड भी जला दी, लेकिन आरव ने फीनिक्स टेक्निक का उपयोग करते हुए पल भर में उसका रास्ता रोक लिया। स्वॉलोइंग एलिफेंट समझ गया कि अब बचना लगभग नामुमकिन है, फिर भी उसने अपने कबीले का नाम लेकर धमकी दी और माफ़ी भी मांगी, लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा कि वह उसे जाने नहीं देगा बल्कि उसे अपना माउंट बनाएगा। ये सुनकर स्वॉलोइंग एलिफेंट ने आखिरी कोशिश के रूप में हमला किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह बुरी तरह हार गया और जमीन पर खून में लथपथ गिर पड़ा। आरव ने उसे मारने के बजाय जयंत के हवाले कर दिया और फिर शुरू हुआ उसका असली दुस्वप्न। जयंत और उसके साथियों ने उसे बेरहमी से यातनाएं दी, खास दवाइयों के साथ कोड़े मारकर उसे पागल कर दिया, और कुछ ही समय में वह दया की भीख मांगने लगा और खुद ही माउंट बनने को तैयार हो गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब यह उनके लिए एक मनोरंजन बन चुका था। बिलाल और बाकी लोग भी बारी बारी से उसे पीटने लगे और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह लगभग टूट चुका था। इतना ही नहीं, आरव ने उसका सूंड और पूंछ काटकर अलग कर दिया और वहीं आग जलाकर उन्हें भूनने लगा। रेड डिमनेस भी उसके साथ बैठकर इस भोज का आनंद लेने लगी और शेरा तो मज़े से खाता हुआ मसालों की मांग तक करने लगा। स्वॉलोइंग एलिफेंट ये सब देखता रहा, अपनी ही देह के हिस्सों को दूसरों के हाथों खाते हुए, और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट गई। उसके लिए ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। दूर खड़े अन्य लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हेवंस प्राइड रैंकिंग का 5वां प्रोडिजी इस हालत में पहुंच जाएगा। सबके बीच चर्चा फैल गई कि सीक्रेट रेल्म में एक भयानक ह्यूमन रेस प्रतिभा उभर चुकी है जिसने राजेश जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी हरा दिया और अब बाकी सब पर भारी पड़ रहा है। आरव ये सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब सीक्रेट रेल्म में उसका नाम ही डर का दूसरा नाम बन चुका था। दर्जनों मील दूर तक स्वॉलोइंग एलिफेंट की चीखें गूंज रही थीं और उसकी यह हालत अब छुपी नहीं रही थी। आसपास के कई डेमन रेस और अन्य जातियों के प्रतिभाशाली लोग इस दृश्य को देख चुके थे। कुछ लोग मजाक में कह रहे थे कि स्वॉलोइंग एलिफेंट का मांस कैसा होगा, जबकि दूसरे लोग डर और हैरानी से भर गए थे। आखिर एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन जैसे शक्तिशाली कबीले के वारिस के साथ ऐसा व्यवहार करना कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन सच यही था कि आरव के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं बची थी। 3 घंटे तक लगातार यातना और अपमान के बाद भी स्वॉलोइंग एलिफेंट की हालत सुधरने के बजाय और खराब होती गई। तभी दूर से एक और समूह आता दिखाई दिया। ये जय और उसके साथ आए ह्यूमन रेस के लोग थे। आरव ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया, क्योंकि उसे याद था कि पहले उन्होंने उसकी मदद की थी। जय भी आरव की ताकत समझ चुका था, इसलिए उसने बेहद सम्मान के साथ बात की। भीड़ में आरव ने चिराग को भी देखा, जो अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा बूढ़ा और कमजोर लग रहा था, क्योंकि राजेश ने उसे और बाकी लोगों को ब्लड पिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। जब चिराग ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे राजेश ने अपने ही साथियों को बलि चढ़ा दिया, तो आरव का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत वादा किया कि अगर वह राजेश से फिर मिला तो उसे जरूर खत्म करेगा। ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि ह्यूमन रेस के लिए खतरे को खत्म करने की बात थी। बातचीत खत्म होने के बाद सबका ध्यान फिर स्वॉलोइंग एलिफेंट की तरफ गया, जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था और कराह रहा था। जय और बाकी लोग ये देखकर दंग रह गए कि हेवंस प्राइड रैंकिंग का 5वां प्रतिभाशाली योद्धा इस हालत में पहुंच गया है। तभी आरव ने हंसते हुए सबको दावत देने का ऐलान किया, आओ स्वॉलोइंग एलिफेंट का मांस चखो।
पहले तो सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने सच में भुना हुआ सूअर और पूंछ देखी तो उनकी आंखें फटी रह गईं। धीरे धीरे झिझक खत्म हुई और सभी खाने लगे। स्वाद इतना अच्छा था कि लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आरव ने तो मजाक में कहा कि अगर कम पड़े तो स्वॉलोइंग एलिफेंट की एक टांग भी काट ली जाएगी, और उसने सच में ऐसा कर भी दिया। इसके बाद आरव ने एक और चौंकाने वाली चीज निकाली, लिटिल लोधी के कटे हुए पंख। सब लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए, लेकिन जब वह भी भूनकर परोसा गया तो सभी ने उसका भी आनंद लिया। कुछ लोग स्वॉलोइंग एलिफेंट के मांस को बेहतर बता रहे थे तो कुछ गोल्डन विंज्ड रॉक के मांस की तारीफ कर रहे थे। ये सब सुनकर स्वॉलोइंग एलिफेंट अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसके अपने शरीर के हिस्से खाए जा रहे थे और ऊपर से उनकी तुलना भी की जा रही थी। आरव ये सब देखकर संतुष्ट था। उसके लिए ये सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि उन लोगों का एहसान चुकाने का तरीका था जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। इस भोजन से कई लोगों की शक्ति भी बढ़ रही थी और उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका कल्टीवेशन आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस खुशी और हंसी के बीच चिराग चुप बैठा था, सिर झुकाए हुए। उसके मन में डर था, क्योंकि कभी उसने आरव के खिलाफ लड़ाई की थी और उसे घायल भी किया था। अब जब वह आरव की असली ताकत देख चुका था तो उसे समझ आ गया था कि वह किस तरह के व्यक्ति के सामने खड़ा है। आरव की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि चिराग जैसे लोग उसे इंसान से ज्यादा किसी दैत्य की तरह देखने लगे थे। चिराग के मन में डर बैठ गया था कि कहीं आरव पुराने हिसाब न चुकता कर ले। वह मन ही मन सोच रहा था कि चुपचाप निकल जाए, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। सीक्रेट रेल्म में अकेले घूमना उससे भी ज्यादा खतरनाक था। राजेश जैसे पागल और डेमन क्लैन के लोग हर जगह मौजूद थे और उसकी हालत पहले ही कमजोर हो चुकी थी। लेकिन आरव ने उसकी सारी चिंता एक ही पल में खत्म कर दी। वह खुद उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा कि संकोच मत करो, जितना खाना है खाओ। आरव ने पुराने झगड़ों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। उसके लिए वो सब छोटी मोटी बातें थीं, बल्कि उसे पुराने परिचितों से मिलकर अच्छा लग रहा था। चिराग ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उधर बाकी लोग मजे से दावत उड़ा रहे थे। किसी ने बढ़िया शराब निकाल ली, कोई स्वॉलोइंग एलिफेंट का मांस खा रहा था तो कोई लिटिल लोधी के पंखों का स्वाद ले रहा था। माहौल ऐसा था जैसे कोई खतरनाक सीक्रेट रेल्म नहीं, बल्कि एक आरामदायक कैंपिंग ट्रिप चल रही हो। आरव खुद जय के पास बैठ गया और दोनों ने साथ में शराब पीते हुए आगे की योजनाओं पर बात की। जय ने साफ कहा कि अगर आरव किसी अपॉर्चुनिटी पर नजर डाल ले तो वो निश्चित ही उसी का हो जाएगा, क्योंकि अब पूरे सीक्रेट रेल्म में उससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं बचा। जब आरव ने कैजुअली बताया कि वो वेस्ट कॉन्टिनेंट से आया है तो जय और भी ज्यादा चौंक गया। इतनी कम उम्र, इतना कम बैकग्राउंड, और फिर भी इतनी भयावह ताकत। ये किसी सामान्य प्रतिभा की बात नहीं थी, बल्कि एक असली मॉन्स्टर था। आरव ने हंसकर इसे किस्मत कह दिया, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। धीरे धीरे आरव के लोग भी सबके साथ घुल मिल गए। जयंत, बिलाल और बाकी सब खुलकर मजे कर रहे थे। कुछ लोग इतने खुश थे कि मजाक में आरव के ग्रुप में शामिल होने की बात करने लगे। आरव को ये देखकर थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन जय ने इसे हल्के में ले लिया। दूसरी ओर दूर खड़े डेमन क्लैन और गोल्डन रेस के लोग ये सब देख रहे थे। डेमन क्लैन के कुछ लोग तो मन ही मन खुश हो रहे थे कि गोल्डन रेस का स्वॉलोइंग एलिफेंट इस हालत में है, लेकिन गोल्डन रेस के लोग गुस्से से भरे हुए थे। उनके लिए ये सीधा सीधा अपमान था। हेवंस प्राइड रैंकिंग का 5वां प्रतिभाशाली योद्धा इस तरह अपमानित हो रहा था और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन गुस्सा करने से क्या होता? सबको पता था कि आरव से टकराना मौत को बुलाने जैसा है। लिटिल लोधी तक की हालत खराब हो चुकी थी, उसके पंख तक काट दिए गए थे। ऐसे में कोई भी आगे बढ़कर चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी बीच जय के कुछ लोग जो शराब के नशे में थे, हिम्मत जुटाकर आरव के पास आ गए और हंसते हुए पूछ बैठे, लॉर्ड, क्या आप सच में देवी सुनैना के पति हैं? ये सवाल सुनकर माहौल एक पल के लिए शांत हो गया और सबकी नजरें आरव पर टिक गईं। आरव ने सुनैना के बारे में पूछे जाने पर सहजता से हाँ कह दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने माहौल को थोड़ा अजीब बना दिया। नशे में धुत एक ह्यूमन रेस प्रतिभाशाली युवक ने अपना चेहरा ढककर आह भर ली, मानो उसका दिल टूट गया हो। उसके साथी ने उसे समझाया कि जब उसने आरव की ताकत देख ली है तो अब देवी के बारे में सोचना छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वह राजेश जैसे राक्षस को भी नहीं हरा सकता तो आरव से कैसे मुकाबला करेगा। ये सुनकर आरव के चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि लोग उसके सामने ही ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं। जय ने हंसते हुए माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन आरव अंदर से थोड़ा झेप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुनैना को लेकर कितने लोग मन में भाव रखते थे।
अगले दिन सभी लोग रवाना हुए, लेकिन इस बार दृश्य कुछ अलग था। सब लोग स्वॉलोइंग एलिफेंट की पीठ पर सवार थे, जो अब मजबूरी में उनका माउंट बन चुका था। उसका शरीर तो ठीक हो गया था, लेकिन उसकी सूंड अभी तक वापस नहीं आई थी, जिससे वह दूर से देखने पर थोड़ा हास्यास्पद लगता था, जैसे कोई अजीब सा प्राणी। रेड डीमनेस इस पूरे सफर में चुपचाप रही और जानबूझकर आरव से दूरी बनाए रखी, जो आरव को भी ठीक लगा। सीक्रेट रेल्म के बाहर इस समय जबरदस्त हलचल थी। डेमन रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज वहां इकट्ठा हो चुके थे। गोल्डन विंज्ड रॉक पीकॉक क्लैन का एंसेस्टर और एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन का प्रमुख भी मौजूद था। सबका ध्यान एक ही चीज पर था, फीनिक्स ब्लडलाइन की आहट। अगर सच में कोई फीनिक्स सेक्ट वाला प्राणी जन्म ले चुका है तो ये पूरे 9 प्रोविंसेस की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। डेमन रेस के लिए यह एकता का मौका था, क्योंकि वे ब्लड लाइन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वहीं डेमन लॉर्ड भी खुद आ चुका था और अपने बेटे यम पर भरोसा जता रहा था, जबकि डेमन एम्परर यान लाई के साथ उसका रिश्ता और मजबूत करने के लिए उसने शादी का प्रस्ताव तक दे दिया। दूसरी ओर ह्यूमन रेस के शक्तिशाली लोग जैसे रोहित और हेवनली गॉड पैलेस के एल्डर्स भी सतर्क थे। उन्हें भी फीनिक्स ब्लडलाइन की खबर ने चिंतित कर दिया था, क्योंकि यह भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इधर सीक्रेट रेल्म के अंदर आरव और उसकी टीम इमॉर्टल ड्रायड ऑफ स्टिलनेस के स्थान पर पहुंच चुके थे। यह एक अजीब जगह थी। एक चिकनी काली चट्टान के ऊपर यह दिव्य वृक्ष उग रहा था, लेकिन अभी उसका फल पूरी तरह पका नहीं था, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था। आरव ने अपनी विशेष क्षमता से यह भी जांच लिया कि वह चाहे तो उस बैरियर को तोड़ सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अभी सही समय नहीं आया था। उसे पूरा भरोसा था कि जब फल पकेगा तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ी देर बाद मुखबिर भी वहां पहुंच गया और आरव से सावधानी से बात करने लगा। वह पहले ही समझ चुका था कि आरव से दुश्मनी लेना ठीक नहीं, लेकिन आरव ने अचानक फिनिक्स ब्लड ट्री के फलों की बात छेड़ दी और उससे उसका हिस्सा मांग लिया। मुखबिर पहले तो घबरा गया, फिर मजबूरी में उसने अपने पास रखे सारे फल आरव को दे दिए। आरव ने संतोष से उन्हें ले लिया और उसे भाई कहकर छोड़ दिया, लेकिन मुखबिर के मन में सिर्फ एक ही विचार था, ऐसे भाई से दूर ही रहना बेहतर है। मुखबिर क्या अंधा था? क्या उसे समझ नहीं आया कि आरव ये सब जानबूझकर कर रहा है? साफ बात थी, आरव उसे दबाकर उससे और फीनिक्स ब्लड ट्री के फल निकलवाना चाहता था। लेकिन मुखबिर के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वह मना करता तो आरव कोई बहाना बनाकर उसे सीधे दबा देता और फिर उसका पूरा स्टोरेज बैग ही लूट लिया जाता। इसलिए उसने मन ही मन कड़वाहट सहते हुए नाती बनने का फैसला किया। अंदर ही अंदर वह जल रहा था। उसने सोचा था कि सीक्रेट रेल्म से निकलने के बाद 2 फल खुद रिफाइन करेगा और बाकी बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएगा, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही बचा था। वो मन ही मन आरव को कोस रहा था। पास खड़े जय ये सब चुपचाप देख रहे थे। उनके मन में एक ही ख्याल आया, यह आदमी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक और बेतरक भी है। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि आगे कभी भी आरव के साथ साझेदारी नहीं करेंगे। मुखबिर कुछ हंसकर वहां से चला गया, लेकिन असल में वह बेहद परेशान था। उसका दिल बिल्कुल बैठ चुका था। आरव ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बस इमोर्टल ड्रायड के पकने का इंतजार करता रहा। मुखबिर जाने का सोच रहा था, लेकिन फिर भी रुक गया। शायद कोई मौका मिल जाए या कम से कम तमाशा देखने को मिल जाए। कुछ ही देर बाद दूर से 2 शक्तिशाली गोल्डन रेस के प्रतिभाशाली तेजी से आते दिखे। आरव ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। आगे क्रोकोडाइल डेजर्ट था और उसके साथ एक भारी भरकम शरीर वाला माइनोटॉर यानी बुल डेमन किंग। आरव ने हल्के अंदाज में कहा कि आज तो ये सोचने का दिन है कि मगरमच्छ का मांस ज्यादा स्वादिष्ट होगा या बैल का। बुल डेमन किंग ने पहले कभी आरव को नहीं देखा था। सीक्रेट रेल्म में उसने अपने पूर्वजों की एक विरासत पाई थी, जिससे उसकी ताकत सीधे ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के मध्य तक पहुंच गई थी। पहले वह सिर्फ पहले स्तर के शिखर पर था, लेकिन अब उसकी शक्ति लिटिल लोधी से भी आगे निकल चुकी थी। उसे लगा था कि अब वह पूरे सीक्रेट रेल्म में हाहाकार मचा देगा और सारी अपॉर्चुनिटीज उसी की होंगी। लेकिन क्रोकोडाइल डेजर्ट से मिलने के बाद उसे सच्चाई पता चली। उसने बताया कि कैसे राजेश तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंचा और फिर एक ह्यूमन रेस का राक्षस आरव उसे सी ओपनिंग रेल्म में रहते हुए हरा गया। फिर चारों ने मिलकर आरव को घेरा, लेकिन वह बच निकला। ये सुनकर बुल डेमन किंग का चेहरा उतर गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हालांकि उसे ये भी पता चला कि राजेश का शरीर नष्ट हो चुका है और आरव उस समय बुरी तरह घायल था। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह अभी आरव से भिड़े तो जीत सकता है। क्रोकोडाइल डेजर्ट ने भी यही सोचा और तुरंत बुल डेमन किंग का साथ पकड़ लिया, क्योंकि अकेले वह आरव के डर से कांप रहा था।
दोनों मिलकर यहाँ आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास आकर देखा, सबसे पहले उनकी नज़र स्वॉलोइंग एलिफेंट पर पड़ी और उसकी हालत देखकर वे दंग रह गए। उसका शरीर तो वही विशाल था, लेकिन उसकी सूंड गायब थी और हालत बेहद दयनीय थी। दूर से तो वह किसी अजीब से प्राणी जैसा लग रहा था। स्वॉलोइंग एलिफेंट शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा, उसकी इज्जत पूरी तरह मिट चुकी थी। तभी क्रोकोडाइल डेजर्ट को अचानक एक अजीब सी नज़र महसूस हुई, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने तुरंत ऊपर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह डर के मारे कांप उठा। आरव! क्रोकोडाइल डेजर्ट घबरा गया। वह पहले से तैयार था और बुल डेमन किंग का सहारा भी ले चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसका डर खत्म हो गया था। उल्टा वह अभी भी आरव से बेहद डरता था। बुल डेमन किंग ने उसकी नज़रों का पीछा किया और सामने खड़े उस मुस्कुराते हुए मानव युवक को देखा जो उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उस नज़र में साफ लालच था और ऊपर से होंठ चाटना तो जैसे और भी खतरनाक संकेत दे रहा था। हाँ, वही है। क्रोकोडाइल डेजर्ट ने खुद को संभालते हुए बुल डेमन किंग को सावधान किया कि यह इंसान बहुत ताकतवर है। बुल डेमन किंग ने सिर हिलाया। वह मूर्ख नहीं था। जो व्यक्ति राजेश जैसे ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के शिखर वाले को हरा सकता है, वह कमजोर नहीं हो सकता। बाकी सभी लोग, जय मुखबिर, रेड डीमनेस, सबके चेहरों पर तनाव था, क्योंकि बुल डेमन किंग की ताकत अब और भी बढ़ चुकी थी। वह अब ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के मध्य में था और उसकी आभा लिटिल लोधी से भी अधिक भयानक थी। लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए ये बस एक और शिकार था। आरव ने हंसते हुए क्रोकोडाइल डेजर्ट को पुकारा और कहा कि उसे उसकी बहुत याद आई। क्रोकोडाइल डेजर्ट ने तुरंत बुल डेमन किंग का सहारा लिया और धमकी दी कि अगर उसे छुआ तो बुल डेमन किंग उसे नहीं छोड़ेगा। बुल डेमन किंग भी आगे आया और आत्मविश्वास से बोला कि वह आरव से नहीं डरता, बल्कि जरूरत पड़ी तो उसे दबा देगा। उसकी यह हिम्मत उसकी नई शक्ति से आई थी। उसे लगा कि आरव अभी भी पहले की लड़ाई से घायल होगा, और वैसे भी आरव सिर्फ सी ओपनिंग रेल्म में है, उसके सामने कुछ भी नहीं। आरव ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुमने मुझे एक कारण दे दिया। बुल डेमन किंग ने पूछा, कौन सा कारण? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें बीफ जर्की बनाने का कारण। ये सुनते ही बुल डेमन किंग समझ गया कि आरव उसे खाने का सामान समझ रहा है। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और आसपास का इलाका हिल गया। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, दूर से एक नीली रोशनी तेजी से आई। सभी की नज़रें उस ओर गईं। वह ब्लू वॉ स्पैरो थी। अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसके आसपास यिन और यांग की ऊर्जा घूम रही थी। रेड डीमनेस का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, जबकि आरव अंदर ही अंदर घबरा गया। उसे डर था कि ब्लू वॉ स्पैरो आते ही उससे बदला लेने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह चुपचाप आकर खड़ी हो गई और आरव की तरफ देखा तक नहीं। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन बाकी लोग हैरान थे। उन्होंने उसकी नई शक्ति को महसूस कर लिया था। वह अब यिन यांग सेक्रेट बॉडी बन चुकी थी। तभी आरव ने फिर बुल डेमन किंग की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, बुलहेड, आखिरी मौका दे रहा हूं, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें सच में बीफ जर्की बना दूंगा। बुल डेमन किंग का चेहरा सख्त हो गया। वह गुस्से से पागल हो चुका था। उसने दहाड़ते हुए कहा, नालायक इंसान मौत ढूंढ रहा है, और पूरी ताकत के साथ आरव की तरफ झपट पड़ा। बुल डेमन किंग, जो हेवंस प्राइड रैंकिंग में 8वें स्थान पर था, स्वभाव से ही घमंडी और अहंकारी था। अब जब उसकी ताकत ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के मध्य तक पहुंच चुकी थी, उसका घमंड और भी बढ़ गया था। सीक्रेट रेल्म में यह उसका पहला असली मुकाबला था और उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। उसके अनुसार आरव चाहे जितना भी प्रतिभाशाली हो, आखिर वह सिर्फ सी ओपनिंग रेल्म में है। उससे क्या खतरा? राजेश को वह पहले ही मन बेकार मान चुका था। इन सब विचारों के साथ उसकी आंखों में ठंडा इरादा उभरा। वह आरव को मारकर अपनी ख्याति और भी बढ़ाना चाहता था, ताकि पूरे सीक्रेट रेल्म पर राज कर सके और सारी अपॉर्चुनिटीज अपने नाम कर ले। मर जा! बुल डेमन किंग दहाड़ा। उसका विशाल शरीर 100 फीट तक फैल गया, मांसपेशियां फड़क उठी और उसने पूरी ताकत से एक भयानक मुक्का मारा। ये हमला सीधा आरव को खत्म करने के इरादे से था। लेकिन आरव ने बस हल्की हंसी के साथ कहा, बस इतना? उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया, जिसमें लाल सुनहरी रोशनी चमकने लगी और उसमें हल्की सी फिनिक्स की ध्वनि गूंज उठी। बूम! जैसे ही दोनों की टक्कर हुई, बुल डेमन किंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने ही खून में एक अजीब दबाव महसूस हुआ। ये फीनिक्स ब्लडलाइन का प्रभाव था।
डेमन रेस के लिए ब्लड लाइन सबसे महत्वपूर्ण होती है और आरव के अंदर की फीनिक्स शक्ति उसे दबा रही थी। अगले ही पल उसका मुक्का टूट गया और उसका विशाल शरीर 1000 फीट दूर जा गिरा। बुल डेमन किंग स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही वार में इस तरह दबा दिया जाएगा। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अब चुप रहो, असली बीफ जर्की बनना शुरू होगा। और बिना रुके वह आगे बढ़ा। अब बुल डेमन किंग को डर महसूस होने लगा। उसका सारा घमंड खत्म हो चुका था। उसने तुरंत अपनी लाइफ एसेंस जला दी और एक सीक्रेट टेक्निक का उपयोग किया। उसके शरीर से खून जैसी आभा निकलने लगी और उसके हाथ में एक विशाल बुलहेड एक्स आ गया, जो एक हेवन रैंक मैजिक वेपन था। वह पागलों की तरह हमला करने लगा, लेकिन आरव बिल्कुल नहीं डरा। हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड और अर्थ डिस्ट्रॉइंग ब्लेड के साथ वह हर वार का सामना कर रहा था। कुछ ही समय में साफ हो गया। बुल डेमन किंग पूरी ताकत लगाने के बावजूद बस किसी तरह टिक पा रहा था, जबकि आरव बिल्कुल सुरक्षित था। जल्द ही बुल डेमन किंग खून से लथपथ हो गया और उसका एक हाथ भी कट गया। पास खड़े लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। क्रोकोडाइल डेजर्ट तो पूरी तरह सुन्न पड़ गया। जिस बुल डेमन किंग को वह अपना सहारा समझ रहा था, वही इतनी आसानी से दब गया। मुखबिर ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुद को शाबाशी दी कि उसने आरव से पंगा नहीं लिया। जय और बाकी ह्यूमन रेस के लोग खुशी से भर उठे। वे आरव की ताकत देखकर गर्व महसूस कर रहे थे और कुछ तो मजाक में ये भी सोचने लगे कि आज फिर बीफ खाने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ डेमन रेस के चेहरों पर अंधेरा छा गया, खासकर क्रोकोडाइल डेजर्ट और बुल डेमन किंग के साथ ही। उनके लिए ये दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्रोकोडाइल डेजर्ट के पास अब बहुत कम अनुयायी बचे थे। पहले जब उसने चरण और लिटिल डेमन लॉर्ड के साथ मिलकर आरव को घेरा था, तब उसके सारे अनुयायी जय और ह्यूमन रेस के लोगों से लड़ने चले गए थे। अब जो बचे थे और बुल डेमन किंग के अनुयायी, सबके चेहरे काले पड़ चुके थे, जैसे उनमें जान ही न बची हो। वे आपस में घबराकर बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बुल डेमन किंग तो ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के मध्य में है, फिर भी यह इंसान उसे दबा रहा है। कोई कह रहा था कि क्या वह सच में इंसान है भी या नहीं। धीरे धीरे तो बुल डेमन किंग के अपने लोग भी भरोसा खोने लगे। असल में समस्या बुल डेमन किंग की कमजोरी नहीं थी, समस्या थी आरव की असाधारण ताकत। आकाश से जमीन तक दोनों की लड़ाई चल रही थी। आरव हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड और अर्थ डिस्ट्रॉइंग ब्लेड के साथ लगातार आक्रामक हमले कर रहा था, जबकि बुल डेमन किंग बस किसी तरह अपने विशाल एक्स से बचाव कर पा रहा था। उसका आधा शरीर टूट चुका था, एक हाथ कट चुका था और पूरे शरीर पर गहरे घाव थे। बुल डेमन किंग अंदर से टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हालत में पहुंच जाएगा, जबकि उसने अपनी लाइफ एसेंस भी जला दी थी। अगर उसका शरीर इतना मजबूत न होता तो वह कब का मर चुका होता। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब बस बीफ जर्की बनने के लिए तैयार हो जाओ। और तुरंत एक काले क्रॉस आकार की तलवार ऊर्जा छोड़ दी। ये देखकर बुल डेमन किंग डर गया। उसने तुरंत हार मानने की कोशिश की, कहा कि अब वह लड़ना नहीं चाहता, आगे से दोनों अलग अलग रहेंगे। लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये शिकार था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि क्रोकोडाइल डेजर्ट को भी बाद में पकड़ेगा और फिर दोनों का स्वाद चखेगा। हेवनली प्राइड रैंकिंग के टॉप डेमन जीनियसेस को एक एक करके खाना, ये सोचकर ही वह खुश हो रहा था। इधर दर्शकों में हलचल मच गई। बुल डेमन किंग के अनुयायी कांपने लगे। उन्हें साफ दिख रहा था कि हार तय है। तभी अचानक उनमें से एक क्रोकोडाइल डेजर्ट के सामने घुटनों के बल बैठ गया और विनती करने लगा कि वह मदद करे। उसके बाद बाकी सभी भी घुटनों पर बैठ गए और उससे अपने स्वामी को बचाने की गुहार लगाने लगे। क्रोकोडाइल डेजर्ट खुद सन्न रह गया। वह जानता था कि अगर वह मैदान में गया तो उसका हाल बुल डेमन किंग से भी बुरा होगा, शायद जान भी चली जाए। लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि अगर बुल डेमन किंग मर गया तो उसके अपने लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। उसने गहरी सांस ली, पसीना निगला और दूर लड़ाई को देखा। उसके मन में डर और दबाव दोनों थे। अब तो उसके अपने अनुयायी भी उसे मजबूर कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। पूरा मैदान उसकी तरफ देखने लगा। सब जानना चाहते थे कि वह क्या करेगा। यहाँ तक कि आरव भी लड़ते लड़ते ये सब सुन रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी, क्या ये बेकार क्रोकोडाइल सच में मैदान में आने की हिम्मत करेगा। कुछ पल के संघर्ष के बाद क्रोकोडाइल डेजर्ट की आंखों में अचानक दृढ़ता आई। उसने जोर से दहाड़ लगाई, मैं लड़ूंगा, और एक कदम आगे बढ़ गया। चारों तरफ हलचल मच गई। आसमान में खड़ी ब्लू वॉस्पैरो ने ये देखा और धीरे से कहा,
यह उसके स्वभाव जैसा नहीं है। वह क्रोकोडाइल डेजर्ट को अच्छी तरह जानती थी। ये कदम उसके लिए बहुत असामान्य था। समृद्धि और क्रोकोडाइल डेजर्ट पहले भी कई बार आमने सामने आ चुके थे, इसलिए वह उसके स्वभाव को अच्छी तरह समझती थी। उसकी नज़र में क्रोकोडाइल डेजर्ट कभी भी कोई सिद्धांतों वाला व्यक्ति नहीं था और न ही वह वफादारी को महत्व देने वालों में से था। इसलिए जब उसने अचानक लड़ने का ऐलान किया तो समृद्धि हैरान रह गई। यह उसके स्वभाव से बिल्कुल उल्टा था। यही बात उस स्वॉलोइंग एलिफेंट को भी समझ में आ रही थी, जो अब आरव का माउंट बन चुका था। वह क्रोकोडाइल डेजर्ट को अच्छे से जानता था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सच में आगे बढ़ेगा। लेकिन बाकी लोग, खासकर ह्यूमन रेस और डेमन रेस के लोग, क्रोकोडाइल डेजर्ट को सिर्फ हेवनली प्राइड रैंकिंग के आधार पर जानते थे। उनके लिए ये दृश्य बिल्कुल अलग था। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति बहुत ही वफादार और साहसी है। ये जानते हुए भी कि वह आरव का सामना नहीं कर सकता, फिर भी अपने साथी को बचाने के लिए आगे आ रहा है। कई लोग तो उसकी तारीफ करने लगे और उसके बारे में अपनी राय तक बदलने लगे। मुखबिर, रेड डीमनेस जय, सभी उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे। उन्हें भी जिज्ञासा थी कि क्या क्रोकोडाइल डेजर्ट सच में मदद करेगा, क्योंकि यह लगभग आत्महत्या जैसा कदम था। तभी क्रोकोडाइल डेजर्ट जोर से चिल्लाया, मैं आ रहा हूँ, और हवा में छलांग लगाकर ऊपर उठा। कुछ पल के लिए सबको लगा कि अब वह सच में लड़ाई में कूद पड़ेगा और एक बड़ा दृश्य होगा। लेकिन अगले ही पल उसने मुड़कर उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया, वह भी अपनी लाइफ एसेंस जलाकर पूरी ताकत से। उसने अपने अनुयायियों की भी परवाह नहीं की और सीधे भाग गया। पूरा मैदान सन्न रह गया। बुल डेमन किंग और क्रोकोडाइल डेजर्ट के अनुयायी स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से भाग जाएगा। ये बिल्कुल निष्ठुर हरकत थी। बुल डेमन किंग ये देखकर गुस्से से खून उगलने लगा। वह उसी के लिए आरव से भिड़ा था और अब वही उसे छोड़कर भाग गया। आरव भी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर हंस पड़ा। उसने बुल डेमन किंग को एक जोरदार किक मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। यह आरव की चाल थी, ताकि बुल डेमन किंग भाग न सके। इसके बाद आरव ने तुरंत क्रोकोडाइल डेजर्ट का पीछा किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही सांसों में उसने उसे पकड़ लिया। क्रोकोडाइल डेजर्ट घबरा गया। उसे याद आया कि आरव फीनिक्स टेक्निक का उपयोग करता है। एक ही वार में आरव ने उसके शरीर का आधा हिस्सा उड़ा दिया। क्रोकोडाइल डेजर्ट ने तुरंत अपना असली रूप, एक विशाल मगरमच्छ, धारण किया और भागने की कोशिश की, लेकिन आरव के सामने ये सब बेकार था। कुछ ही वारों में उसका शरीर टुकड़ों में टूट गया और वह पूरी तरह दबा दिया गया। डर के मारे क्रोकोडाइल डेजर्ट तुरंत दया की भीख मांगने लगा। आरव हंस पड़ा और बोला कि वह उसे मारेगा नहीं, अभी तो उसे खाना बाकी है। फिर वह उसे उठाकर वापस ले आया और जमीन पर फेंक दिया। उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील कर दिया गया ताकि वह भाग न सके। जयंत ने तुरंत समझ लिया और उत्साह से काम संभाल लिया। अगले ही पल चटाक चटाक की आवाजें गूंजने लगी। क्रोकोडाइल डेजर्ट की चीखें पूरे इलाके में फैल गईं। जयंत उसे बेरहमी से कोड़े मार रहा था और साथ ही कह रहा था कि उसे वादा खिलाफी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। क्रोकोडाइल डेजर्ट दर्द से चीख रहा था, आह मत मारो लेकिन जयंत ने कोई दया नहीं दिखाई। उसका कोड़ा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसने उस पर तरह तरह के जहरीले पाउडर लगा रखे थे। अगर क्रोकोडाइल डेजर्ट का प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील न हुआ होता तो ये जहर उस पर असर ही नहीं करते, लेकिन अभी वो सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी के सहारे था और पूरी तरह असहाय। जयंत हंसते हुए कह रहा था कि उसके नाम में वफादारी का मतलब है और वह उसी को सबसे ज्यादा महत्व देता है, जबकि सामने वाला तो साफ तौर पर अपने साथी को छोड़कर भाग गया था। कोड़े की आवाजें गूंज रही थीं और आसपास खड़े लोग ये दृश्य देखकर सिहर उठे। इधर क्रोकोडाइल डेजर्ट दर्द से तड़पते हुए आरव से भीख मांग रहा था कि उसे बचा लिया जाए, लेकिन आरव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी रुचि तो अब बुल डेमन किंग को पूरी तरह काबू करने में थी। बुल डेमन किंग धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, चेहरा पीला था लेकिन आंखों में नफरत और गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती हो चुकी थी और वह इसे कभी नहीं भूलेगा। आरव ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि उसका बुलविप ठीक है या नहीं। ये सुनकर सब लोग सन्न रह गए। अभी अभी उसे इतनी बुरी तरह मारा और अब हालचाल पूछ रहे हो? बुल डेमन किंग ने दांत भींचकर कहा कि वह ठीक है, चाहे सच्चाई कुछ भी हो वह इसे मानने वाला नहीं था। आरव बस मुस्कुरा दिया। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि इंसानों की दुनिया में ग्रिल्ड बीफ टेस्टिकल्स नाम की एक डिश होती है, शायद इसका स्वाद भी अच्छा होगा। इसके बाद आरव ने फिर से हमला शुरू कर दिया।
बुल डेमन किंग पहले ही कमज़ोर हो चुका था और अब वो बस बचने की कोशिश कर रहा था, खासकर अपने कमज़ोर हिस्से को बचाते हुए, लेकिन आरव के सामने उसकी कोई चलने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में क्रोकोडाइल डेजर्ट की चीखों के बीच बुल डेमन किंग भी पूरी तरह हार गया। उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील कर दिया गया और वह खून में लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे उसने अपनी पहचान बताई और धमकी देने की कोशिश की, लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा कि वह उसे नहीं मारेगा। ये सुनकर बुल डेमन किंग ने राहत की सांस ली, उसे लगा कि जान बच गई। अब हाल ये था कि स्वॉलोइंग एलिफेंट, क्रोकोडाइल डेजर्ट और बुल डेमन किंग तीनों ही आरव के कैदी बन चुके थे। मुखबिर ये देखकर सिहर उठा, उसे आरव की ताकत से ज्यादा उसकी निर्दयता ने डरा दिया। जय भी बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से वह भी असहज हो गया था। ब्लू वॉ स्पैरो दूर हवा में खड़ी सब देख रही थी बिना कुछ कहे। रेड डिमेनेस के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वह चोरी छिपे आरव को देखकर आंखों से इशारे कर रही थी। आरव ने जयंत को रोकने का इशारा किया और क्रोकोडाइल डेजर्ट को शांत रहने को कहा। फिर उसने बुल डेमन किंग को भी वहीं फेंक दिया जहां क्रोकोडाइल डेजर्ट पड़ा था। अब दोनों एक ही हाल में थे, दुख के साथी बन चुके थे। और पास ही खड़ा स्वॉलोइंग एलिफेंट, जिसकी सूनर भी नहीं बची थी, उन्हें देखकर सोच रहा था, अगर उन्हें पता चले कि सबसे पहले चरण इसी हालत में पहुंचा था तो शायद इन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। बुल डेमन किंग और क्रोकोडाइल डेजर्ट दोनों घबरा गए। उनके दिल में डर बैठ गया था, ये इंसान आखिर उनके साथ करने क्या वाला है। आरव की आंखों में जो ठंडक थी उसने उनकी रूह तक हिला दी। आरव हल्की हंसी के साथ बोला कि उसने पहले ही कहा था, वह उनका स्वाद चखना चाहता है। यह कोई मजाक नहीं लग रहा था। क्रोकोडाइल डेजर्ट तुरंत गिड़गिड़ाने लगा कि उसका मांस खराब है, खाने लायक नहीं है। बुल डेमन किंग भी पीछे नहीं रहा, उसने भी कहा कि उसका बीफ भी खराब है। आरव ने उसे घूरते हुए कहा कि क्या वह उसे मूर्ख समझता है, मगर फिर भी उसने फैसला कर लिया, सबसे पहले बुल डेमन किंग को ही टेस्ट किया जाएगा। बुल डेमन किंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड की एक वार हुई और उसकी एक टांग कट कर गिर गई, उसकी चीख निकल गई। आरव ने बिना देर किए अजूर फ्लेम टेक्निक से उसी टांग को भूनना शुरू कर दिया। ये देखकर क्रोकोडाइल डेजर्ट का खून जम गया। वो अंदर ही अंदर शुक्र मना रहा था कि उसने पहले ही अपने मांस को खराब बता दिया था, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर नहीं चली। अगले ही पल आरव ने उसका निचला हिस्सा भी काट दिया। फिर वही बात, स्वाद अच्छा है या नहीं यह मैं तय करूंगा। अब क्रोकोडाइल डेजर्ट भी उसी हालत में था, उसका मांस भी आग में भुन रहा था। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर सन्न रह गए। यह कोई इंसान नहीं, एक जीवित दानव जैसा था। दूर खड़े बाकी डेमन क्लैन के लोग कांप रहे थे, उनके नेताओं को उनके सामने ही काटकर खाया जा रहा था। डर के मारे उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे आरव की आवाज गूंजी, क्या उसने उन्हें जाने की इजाजत दी थी? अगले ही पल उसने अजूर फ्लेम्स बर्न द वर्ल्ड तकनीक चला दी। जमीन से आग की लपटें उठीं और चारों तरफ फैल गईं। भागने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अब वे सब डर के मारे गिर पड़े, कोई घुटनों पर, कोई रोते हुए, कोई दया की भीख मांगते हुए। तभी अचानक ऊपर खड़ी ब्लू वॉ स्पैरो ने पहली बार बोलकर कहा, उन्हें जाने दो। सब लोग चौंक गए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह दखल देगी, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात, क्या आरव उसकी बात मानेगा? आरव ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर आखिरकार उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसकी सहमति मिलते ही सभी को समझ आ गया, ब्लू वॉ स्पैरो की बात आरव के लिए मायने रखती है। लेकिन ये देखकर रेड डिमेनेस के चेहरे का रंग बदल गया, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वास्तव में आरव को इन साधारण डेमन रेस के जीनियस में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस इन्हें आजमाना चाहता था और देखना चाहता था कि कौन सा स्वाद बेहतर है। लेकिन अब जब समृद्धि बोल चुकी थी तो उसने पुराने रिश्ते की खातिर उन्हें छोड़ देने का फैसला कर लिया। आरव की बात सुनकर उन डेमन जीनियस को ऐसा लगा जैसे उन्हें मौत से माफ़ी मिल गई हो। अभी कुछ पल पहले तक उन्हें पूरा यकीन था कि वे मारे जाएंगे, लेकिन अब समृद्धि की वजह से उनकी जान बच गई थी। वे सभी बार बार झुककर ब्लू वॉ स्पैरो का धन्यवाद करने लगे। कोई सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था, कोई कृतज्ञता के आंसू बहा रहा था। समृद्धि ने शांत स्वर में कहा कि कोई बात नहीं, आखिर वे सभी उसी डेमन रेस के थे और वह उन्हें आरव के हाथों मारे जाते नहीं देख सकती थी। साथ ही वह नहीं चाहती थी कि आरव और डेमन रेस के बीच संबंध और खराब हों। आरव पहले ही कई बड़े डेमन प्रोडिजीज को दबा चुका था, लिटिल लोधी, स्वॉलोइंग एलिफेंट, बुल डेमन किंग, क्रोकोडाइल डेजर्ट,
अगर वो अब आम डीमंस को भी मारने लगता तो पूरा डेमन रेस उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। हालांकि वह यह मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके दिल में आरव के लिए भावनाएं थीं, बस वो उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थी। कुछ सोचने के बाद आरव ने आग की लपटें हटा दी। डेमन जीनियस राहत की सांस लेकर जाने ही वाले थे कि अचानक आरव ने उन्हें रोक दिया। सबके कदम थम गए। सबको लगा, क्या वह अपना फैसला बदल रहा है? समृद्धि का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, बाकी लोग भी तनाव में आ गए। आरव ने हंसते हुए कहा, अपनी स्टोरेज बैग्स छोड़ दो और जान बचाकर चले जाओ। ये सुनते ही डीमंस खुश हो गए। जान बचाने के लिए स्टोरेज बैग क्या चीज़ थी? वे तुरंत अपने बैग छोड़कर भाग गए। आरव ने सारे स्टोरेज बैग्स इकट्ठे किए। उसे खास दिलचस्पी उनमें मौजूद एंटीक्स में थी। उसने जल्दी से जांच की, करीब 300 एंटीक्स मिले। उसके लिए ये काफ़ी था। डीमंस के जाने के बाद सबका ध्यान फिर से भुने हुए बीफ लेग पर गया। उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि कोई भी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। आरव ने एक टुकड़ा खाया और संतुष्टि से मुस्कुराया। वाकई स्वाद कमाल का था। बुल डेमन किंग गुस्से से दांत पीस रहा था। अपने ही मांस को सामने खाते देखना बेहद अपमानजनक था। पास खड़े लोग लार टपका रहे थे। शेरा तो सीधे जाकर खाने लगा। जय भी खुद को रोक नहीं पाया। आरव ने सबको बुलाया, आओ सब मिलकर खाओ। लोग खुशी से झूम उठे और तुरंत मांस काटकर खाने लगे। फिर आरव ने क्रोकोडाइल मीट चखा, कुछ देर चबाया, फिर मुंह बनाकर कहा कि इसका स्वाद खराब है। क्रोकोडाइल डेजर्ट का दिल डूब गया, लेकिन उसी समय उसने सोचा, अगर आरव को ये पसंद नहीं तो शायद वो उसे कम खाएगा। पर अगले ही पल आरव बोला, ऐसा बेकार मांस है तो जीने का क्या मतलब, इसे मार देना चाहिए। ये सुनकर क्रोकोडाइल डेजर्ट डर के मारे टूट गया। उसने तुरंत कहा कि उसका मांस असल में बहुत स्वादिष्ट है। उसने यहाँ तक कह दिया कि उनके कबीले के मांस को पुराने समय में अल्केमिस्ट्स भी पसंद करते थे। आरव ने मजाक में कहा कि वो खुद भी अल्केमिस्ट है। आखिरकार उसने क्रोकोडाइल डेजर्ट को मारने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन उसे काट काट कर अलग अलग हिस्सों का स्वाद लेने लगा। क्रोकोडाइल डेजर्ट दर्द सहते हुए बस देखता रह गया, अपना ही मांस आग में पकते हुए। इसी बीच आरव ने बुल डेमन किंग के साथ और भी क्रूर मजाक किया, उसके संवेदनशील हिस्से तक भून दिए। आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। इतना निर्दयी इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा था। रेड डीमनेस और समृद्धि दोनों के चेहरे लाल हो गए। वे समझ रही थी कि आरव क्या कर रहा है। आरव ने फिर सबको बुलाया, खाओ जितना खाना है खाओ। सबने जमकर दावत उड़ाई। चिराग को तो ऐसा लगा कि उसका खोया हुआ जीवन भी कुछ हद तक वापस आ रहा है। मुखबिर भी आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और खाने आ गया। फिर आरव ने समृद्धि की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भी खाना चाहोगी? समृद्धि का जवाब था, दफा हो जाओ। समृद्धि ने पूरी तरह आरव को नज़रअंदाज कर दिया। आरव ने भौहें चढ़ाई, हल्का सा सूंघकर कहा कि ठीक है, वह नहीं खाएगी तो न खाए, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, और फिर उसने भी उसे अनदेखा कर दिया। इस बीच मुखबिर भी आगे बढ़ा और बिना इंतजार किए बुल डेमन किंग की जांघ का एक टुकड़ा काटकर खाने लगा। कुछ देर चबाने के बाद उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत तारीफ करते हुए कहा कि इसका स्वाद तो कमाल का है, खुशबू ऐसी कि मन मोहित हो जाए। वह खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी जल्दी 2-3 और टुकड़े काटकर खाने लगा। बुल डेमन किंग अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। उसने सोचा, क्या यह मुखबिर मरना चाहता है? क्या वह भूल गया कि उसकी असली ताकत क्या है? लेकिन सच तो ये था कि मुखबिर उस समय सब भूल चुका था, वह बस स्वाद में डूबा हुआ था। आरव मुस्कुराकर उसके पास आया और पूछा कि स्वाद कैसा है? मुखबिर ने बिना सोचे समझे कहा, बहुत बढ़िया। आरव ने फिर कहा कि क्रोकोडाइल डेजर्ट का मांस भी चख कर बताओ। मुखबिर ने तुरंत हामी भरी और एक टुकड़ा काटकर खाने लगा। कुछ देर बाद उसने गंभीरता से कहा कि क्रोकोडाइल मीट थोड़ा कच्चा और फिशी लगता है, टेक्सचर भी ठीक नहीं है, और यह बुल डेमन किंग के मांस जितना अच्छा नहीं है। क्रोकोडाइल डेजर्ट ये सुनकर अंदर से टूट गया। अपनी ही बेइज्जती सुनना, और वह भी इस हालत में, यह उससे सहा नहीं जा रहा था। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसकी राय भी बिल्कुल यही है। दोनों की सोच मिलती है। मुखबिर खुशी खुशी खाना खाता रहा, उसके चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। पास में पड़ा स्वॉलोइंग एलिफेंट चुपचाप पड़ा था, अपनी मौजूदगी छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह डर रहा था कि कहीं फिर से कोई उसे खाने का न सोच ले, लेकिन सच ये था कि अब किसी को उसमें दिलचस्पी नहीं थी। बुल डेमन किंग का मांस ज़्यादा स्वादिष्ट था।
मुखबिर लगातार खाता रहा, उसका मुंह तेल से भर गया था लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके लिए यह मौका बहुत खास था। तभी आरव उसके पास आया और मुस्कुराकर पूछा कि खाना कैसा लग रहा है। मुखबिर ने फिर से जमकर तारीफ की। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया, अब खाना खाया है तो पैसे भी देने होंगे। ये सुनते ही मुखबिर के हाथ कांप गए। वह स्तब्ध रह गया। खाने के पैसे? ये कब तय हुआ था? उसे तुरंत समझ आ गया कि वह फंस चुका है। उसने घबराकर पूछा कि यह क्या मजाक है। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, क्या वह मुफ्त में खाने आया था? अगर पहले नहीं बताया तो उसने खुद भी नहीं पूछा। मुखबिर का चेहरा उतर गया। उसने याद किया कि अभी थोड़ी देर पहले ही आरव ने उससे फीनिक्स ब्लड ट्री के फल भी छीन लिए थे। अब फिर से पैसे? आरव ने धीरे धीरे उससे सवाल पूछना शुरू किया। बुल डेमन किंग और क्रोकोडाइल डेजर्ट की ब्लड लाइन कैसी है? क्या वे प्रोडिजी हैं? क्या उनका मांस दुर्लभ है? मुखबिर हर सवाल का जवाब हाँ मैं देता गया। फिर आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी कीमती चीज़ है तो तुम्हें अंदरूनी कीमत पर ही दे देता हूँ, बस 50 बिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे दो। ये सुनते ही मुखबिर का शरीर कांप गया। 50 बिलियन? यह मजाक नहीं था। वह इतना अमीर नहीं था कि इतनी बड़ी रकम दे सके। आसपास खड़े सभी लोग दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आरव इतनी बड़ी रकम मांग लेगा। मुखबिर ने बेबस होकर कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। आरव का चेहरा ठंडा हो गया, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो एक ही रास्ता बचता है, जितना मांस खाया है उतना खुद से चुका दो। ये सुनते ही मुखबिर का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया, अब मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। मुखबिर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या वह ऐसी शर्त मान सकता था? बिल्कुल नहीं। भले ही उसका मांस काटकर फिर से उग सकता था लेकिन खुद का मांस काटकर कर्ज चुकाना, अगर यह बात बाहर फैल गई तो उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाती। ये सोचकर ही वह अंदर से कांप गया। उसने बेहद दुखी होकर आरव से विनती की, भाईचारे का हवाला दिया, कहा कि शुरुआत में वे साथ थे, थोड़ा रहम करो और कोई और रास्ता निकालो। उसकी हालत सच में दयनीय थी। इसी बीच खून में लथपथ पड़े बुल डेमन किंग और क्रोकोडाइल डेजर्ट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि उनकी हालत उससे भी बदतर थी। आरव ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, फिर बोला कि उसे एंटीक्स में दिलचस्पी है। पूछा कि मुखबिर के पास कितने पुराने सामान हैं। ये सुनकर मुखबिर जैसे बच गया हो। उसने तुरंत अपने स्टोरेज बैग से सारे एंटीक्स निकाल दिए, दर्जनों की संख्या में। आरव ने उन्हें देखा, अपने अंदर के एनलाइटनमेंट सीड और लोली से उनकी कीमत का अंदाजा लगाया और संतुष्ट हुआ। फिर उसने कहा कि ये सब अच्छे हैं लेकिन कीमत के हिसाब से हर एक की कीमत 50 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मानी जाएगी। मुखबिर पहले चौंका फिर खुश हो गया। उसे लगा आरव को गणित नहीं आता, बाहर तो इससे सस्ते में बहुत सारे मिल जाते हैं। उसने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया कि वे भी अपने सारे एंटीक्स निकाल दें। थोड़ी ही देर में करीब 600 एंटीक्स इकट्ठे हो गए। आरव खुश हो गया, इतनी आसानी से इतना बड़ा खजाना मिल गया। अब उसके पास लगभग 1000 एंटीक्स हो सकते थे। उसने सोचा, अगर सब सही रहा तो वह नैसेंट सोल रेल्म तक पहुंच सकता है। फिर उसने हिसाब लगाकर कहा कि इन सब की कीमत 30 बिलियन है, अब भी 20 बिलियन बाकी हैं। मुखबिर का चेहरा फिर उतर गया, लेकिन 50 बिलियन से घटकर 20 बिलियन रह गया था। ये थोड़ा बेहतर था। वह उठकर सबके सामने मदद मांगने लगा, कहा कि कोई उसे एंटीक्स उधार दे दे, वह एहसान मानेगा। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ह्यूमन रेस वाले उसकी मदद क्यों करते? बुल डेमन किंग, क्रोकोडाइल डेजर्ट और स्वॉलोइंग एलिफेंट तो पहले ही लूटे जा चुके थे। अब सिर्फ रेड डीमनेस और ब्लू वॉर स्पैरो बची थीं। मुखबिर ने पहले रेड डीमनेस से विनती की, पुरानी पहचान और अलायंस का हवाला दिया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसे मुखबिर से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो आरव के पक्ष में थी। फिर मुखबिर ने ब्लू वॉर स्पैरो की तरफ देखा और विनती की, यहाँ तक कि उसे फेरी कहकर पुकारा और बदले में कीमती चीजें देने का वादा किया। लेकिन ब्लू वॉर स्पैरो ने ठंडे स्वर में साफ जवाब दिया, नहीं। अब मुखबिर पूरी तरह फंस चुका था, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। मुखबिर 2 बार ठुकराया जा चुका था और अब पूरी तरह लाचार हो गया। आखिर में उसने जय की तरफ मुड़कर मदद मांगी, कहा कि इंसान लोग चीज़ें जमा करने के शौकीन होते हैं, अगर उनके पास एंटीक्स हों तो थोड़ी मदद कर दे, वो यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। उसकी हालत वाकई दयनीय थी, लेकिन जय ने गहरी सांस लेकर मना कर दिया।
असल में आरव ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह बीच में न पड़े। ऊपर से वह अभी अभी आरव की दावत खा चुका था। अगर उसने मदद की तो कहीं खुद उससे पैसे न वसूल लिए जाएं, इसलिए उसने साफ किनारा कर लिया। अब मुखबिर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने फिर से आरव से विनती की, लेकिन आरव ने ठंडे स्वर में कहा कि अगर एंटीक्स नहीं है तो बाकी रकम स्पिरिट स्टोन स्पिल्स और स्पिरिचुअल मटेरियल से पूरी करनी होगी। बेबस होकर मुखबिर ने अपने ही साथियों को लूट लिया। सबके स्टोरेज बैग्स छीन लिए, खुद की सारी कीमती चीजें भी निकाल दी, बस कुछ जीवनरक्षक दवाइयां और अपनी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स बचाकर। सब कुछ इकट्ठा करके उसने आरव को दिखाया। आरव ने हिसाब लगाया और कहा कि यह सब मिलाकर करीब 15 बिलियन के बराबर है। फिर उसने भाईचारे का हवाला देकर बाकी छोड़ दिया। ये सुनते ही मुखबिर के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। उसने बार बार धन्यवाद कहा। आखिरकार उसने 50 बिलियन का कर्ज चुका दिया था। इतना महंगा खाना शायद स्टार कॉन्टिनेंटल के बड़े बड़े लोग भी न खा पाए हों। आरव मुस्कुराया और पूछा कि क्या वह और खाना चाहेगा। मुखबिर डर गया, कहीं फिर से पैसे न मांग लिए जाएं, लेकिन आरव ने आश्वासन दिया कि इस बार सब पहले ही शामिल है। ये सुनकर मुखबिर तुरंत वापस खाने में जुट गया। अब जब सब कुछ लुटा ही चुका था तो उसने सोचा कम से कम पेट भरकर खा लिया जाए। वो बड़े मजे से खाने लगा और जब बीफ कम पड़ने लगा तो उसने आवाज लगाई। आरव ने बिना देर किए फिर से वार किया, बुल डेमन किंग की दूसरी टांग भी काट दी। बुल डेमन किंग दर्द से चीख उठा। अब उसकी सारी नाराजगी मुखबिर पर निकल रही थी। लेकिन मुखबिर ने पलट कर कहा, उसने पैसे दिए हैं तो वह पेट भरकर खाएगा। अब वह अपनी भड़ास बुल डेमन किंग पर निकाल रहा था, क्योंकि आरव पर तो वह कुछ कर नहीं सकता था। बुल डेमन किंग अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने जो सपना देखा था, सीक्रेट रेल्म में ताकत हासिल करके सब पर राज करने का, वह पहले ही मुकाबले में बिखर गया था। अब वो सिर्फ एक कैदी था जिसका मांस लोग खा रहे थे। इधर बाकी लोग भी मजे से खा रहे थे। आरव ने बुल टेस्टिकल्स और बुल पेनस भी भून लिए। उसने खुद चख कर देखा, स्वाद वाकई बहुत अच्छा था, नरम और लचीला, मुंह में घुल जाने वाला। रेड डीमनेस ये देखकर थोड़ा असहज हुई, लेकिन फिर उसके मन में पिछली रात की बातें आ गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। ऊपर खड़ी समृद्धि भी चोरी छिपे देख रही थी। उसे भी खाने की इच्छा हो रही थी। खुशबू इतनी लुभावनी थी कि भूख बढ़ रही थी, लेकिन वह खुद को रोक रही थी। वह आरव के पास जाकर इतनी आसानी से झुकना नहीं चाहती थी। फिर भी उसके मन में हलचल थी, क्योंकि बुल डेमन किंग जैसे शक्तिशाली ट्रिब्यूलेशन रेल्म के विशेषज्ञ का मांस खाने से ताकत बढ़ती है, और यह वो अच्छी तरह समझती थी। समृद्धि को थोड़ी ईर्ष्या होने लगी थी। वह जानती थी कि इसे खाने से बहुत फायदे मिलते हैं, और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। अनजाने में उसने निगल भी लिया। नीचे जमीन पर आरव मुस्कुराया। भुना हुआ बीफ का एक बड़ा टुकड़ा काटा, जो सैकड़ों पाउंड का था, और हवा में उड़ गया। वह हंसते हुए समृद्धि के पास पहुंचा और पूछा, कैसा स्वाद है। फिर उसने मांस उसकी ओर बढ़ा दिया। समृद्धि ने तुरंत मना कर दिया और बुदबुदाई, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। आरव हंस पड़ा, मेरी तरफ से है, जितना चाहो खाओ, शर्म मत करो। और उसने जबरदस्ती वो बड़ा टुकड़ा उसके हाथ में दे दिया। समृद्धि पहले तो संयम बनाए रखना चाहती थी, लेकिन बुल डेमन किंग का मांस इतना स्वादिष्ट था कि वह खुद को रोक नहीं सकी। जैसे ही उसने एक कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठी। बहुत स्वादिष्ट। बोलते ही उसे एहसास हुआ कि वह क्या कह गई है, और उसका चेहरा लाल हो गया। आरव मुस्कुराया, अगर अच्छा लग रहा है तो और खाओ, चलो नीचे चलते हैं, साथ में खाते हैं मेरी तरफ से। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लाया। समृद्धि शर्म से लाल हो गई। वह पहले मना करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा, जब खा ही लिया है तो अब नीचे जाकर खाने में क्या हर्ज है, और वह बिना झिझक नीचे आकर खाने लगी। बुल डेमन किंग ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। क्या सब उसे ही आसान शिकार समझते हैं? हर कोई उसके मांस पर ही क्यों टूट पड़ा है? ज्यादातर लोग क्रोकोडाइल डेजर्ट के मांस को पसंद नहीं कर रहे थे, भले ही उसने अपने मांस की कितनी भी तारीफ की हो। इसके उलट सबको बुल डेमन किंग का मांस ही ज्यादा पसंद आ रहा था। रेड डीमनेस गुस्से से दांत भींच रही थी। समृद्धि जितनी खुशी से खा रही थी, वह उतनी ही ज्यादा चिढ़ रही थी। उसने दबी आवाज में कहा, ये औरत, और गुस्से में बीफ का टुकड़ा चबाने लगी। समृद्धि ने उसकी नाराजगी महसूस कर ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह खुश हो गई थी। उसने चुपके से रेड डीमनेस की ओर उकसाने वाली मुस्कान भी फेंकी। दोनों की नजरें टकराईं और हवा में एक अदृश्य चिंगारी सी भड़क उठी।
मुखबिर जो आराम से बीफ खा रहा था अचानक चौंक गया। उसे एक अजीब सी हत्या की भावना महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक उसने बुल डेमन किंग की ओर देखा और बोला, अरे ये तो तेरी वजह से है क्या? तू अभी भी नाराज है? बुल डेमन किंग के पास जवाब ही नहीं था। आरव ने भी दोनों औरतों के बीच के माहौल को महसूस किया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह आराम से अपने हिस्से का स्पेशल खा रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह चीज़ सच में असर कर रही है। नीचे एक गर्माहट सी फैल रही थी। मन में आया कि चिल्लाए, मैं 3 दिन 3 रात लड़ सकता हूँ, लेकिन आसपास इतने लोग थे कि उसने खुद को रोक लिया। इसी बीच जयंत आ गया और बोला, भाई थोड़ा मुझे भी मिलेगा? आरव हंस पड़ा, खा ले। जयंत की आंखें चमक उठीं। उसने एक बड़ा टुकड़ा काटा और हैरान होकर बोला, वाह कितना बड़ा है। बुल डेमन किंग अंदर से टूट चुका था। उसे लग रहा था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बन जाएगा। मांस खाना तो सहन हो सकता है, लेकिन इसे वह कभी कैसे मिटाएगा? समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ ही घंटों में पूरा बीफ खत्म हो गया। आरव ने सबकी ओर देखा और पूछा, सबका पेट भर गया? ये सुनते ही बुल डेमन किंग कांप गया। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर किसी ने कहा कि अभी भूख है तो वह बाहर निकलते ही उसे राख बना देगा। लेकिन किस्मत से सबका पेट भर चुका था। मुखबिर तो इतना खा चुका था कि उसका पेट गोल हो गया था। बुल डेमन किंग ने राहत की सांस ली। तभी अचानक बूम! वो काला पत्थर जिस पर अमूवेबल इमॉर्टल उग रहा था जोर से कांपने लगा। सबकी नज़र उधर चली गई। अमूवेबल इमॉर्टल स्टेम हिलने लगा था, जैसे वह बाहर निकलने वाला हो। आरव बुदबुदाया, क्या ये पक गया? सबके चेहरों पर लालच साफ झलक रहा था, यहाँ तक कि कैद हुए तीनों के भी। ये सच में एक दिव्य खजाना था, जिसे पाने से शरीर की शक्ति कई गुना बढ़ जाती। धमाके तेज होते गए। वह तना खुद ही मरोड़ खाने लगा जैसे बाहर निकलना चाहता हो। रेड डीमनेस ने धीरे से आरव को बताया कि जैसे ही यह बाहर निकलेगा ये खुद उड़ने लगेगा और इसे तुरंत पकड़ना होगा। आरव ने सिर हिलाया और ध्यान से उसे देखने लगा। आखिरकार आधे घंटे बाद वह तना काले पत्थर से पूरी तरह अलग हो गया और उड़ने लगा। कहाँ भाग रहा है? आरव तुरंत आगे बढ़ा। उसके साथ साथ मुखबिर, समृद्धि, रेड डीमनेस और जय भी एक साथ हरकत में आ गए। अमूवेबल इमॉर्टल स्टेम काले पत्थर से मुक्त होते ही सीधे आकाश में उड़ गया। बाहर निकलते ही उसने खतरे को महसूस कर लिया और बिना देर किए भागने का फैसला किया। लेकिन उसी क्षण उसे चारों ओर से कई शक्तिशाली आभाओं का एहसास हुआ। वह पूरी तरह घिर चुका था। वह हल्का कांप उठा। उसे समझ आ गया कि अगर बचना है तो किसी एक दिशा में पूरी ताकत से निकलना होगा। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और तुरंत फैसला किया। इन सब में आरव की कल्टिवेशन सबसे कम दिख रही थी, इसलिए उसने सीधे उसी दिशा में छलांग लगाई। यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। आरव, रेड डीमनेस, मुखबिर, समृद्धि, जय, सबके दिमाग में एक ही बात आई, ये खुद मौत को क्यों चुन रहा है? रेड डीमनेस और जय ने कोई हरकत नहीं की। रेड डीमनेस अब आरव के साथ थी तो वह उससे लड़कर क्या हासिल करती? जय ने अभी अभी इतना खाया था कि अब छीनने में शर्म आ रही थी, और वैसे भी वो आरव से तेज नहीं था। मुखबिर ने थोड़ा सोचा लेकिन फिर पीछे हट गया। वह इस आपदा को और भड़काना नहीं चाहता था। लेकिन समृद्धि सीधे आगे बढ़ी। वो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहती थी। उधर आरव हल्का हंसा। अमूवेबल इमॉर्टल खुद उसकी तरफ आ रहा था। आजा! उसका शरीर बिजली की तरह चमका और वह सीधे उसके सामने पहुंच गया। अमूवेबल इमॉर्टल चौंक गया। अगर वह बोल सकता तो शायद चीख पड़ता। आरव ने एक ही झटके में उसे पकड़ लिया। उसकी जबरदस्त ताकत ने उसे तुरंत काबू में कर लिया। वह छटपटाता रहा लेकिन आरव ने तुरंत सील लगा दी। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। अब तू मेरा है। आरव मुस्कुराया, यह अवसर तो बिना मेहनत के मिल गया। समृद्धि पास पहुंची लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। उसने बेबस होकर सांस छोड़ी। लड़कर भी कुछ नहीं मिलता। आरव ने उसे देखा और पूछा, तुम्हें चाहिए? वह एक पल रुकी, फिर सिर हिला दिया। ऐसा खजाना कौन नहीं चाहता? आरव ने बिना ज्यादा सोचे अमूवेबल इमॉर्टल का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3, काट दिया। वह तना दर्द से तड़प उठा लेकिन कुछ कर नहीं सका। आरव ने वह हिस्सा सीधे समृद्धि की ओर फेंक दिया। लो तुम्हारा। वो स्तब्ध रह गई। इतनी आसानी से? ये देखकर रेड डीमनेस का गुस्सा भड़क उठा। मुझे भी चाहिए। आरव पहले से तैयार था।
उसने दूसरा हिस्सा काटकर उसे भी दे दिया। रेड डीमनेस का चेहरा तुरंत शांत हो गया। ठीक है। आरव हल्का मुस्कुराया। असल में वह पहले से ही उसे देने वाला था, बस समृद्धि के आने से एक हिस्सा और बांटना पड़ा। जय और मुखबीर दोनों चुप थे। अंदर से दोनों का मन था कि कहें, हमें भी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। समृद्धि ने धीरे से कहा, धन्यवाद, और अपना हिस्सा रख लिया। फिर वह नीले मोर में बदलकर उड़ने लगी, लेकिन अचानक वह रुक गई, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर सिर हिलाया और चली गई। असल में आरव ने उसे मन ही मन साथ चलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दूरी बनाए रखना ही बेहतर था। आरव ने उसकी जाती हुई पीठ देखी और धीरे से कहा, ठीक है। रेड डीमनेस पहले थोड़ी नाराज थी, लेकिन अपने हाथ में इमॉर्टल हिस्सा देखकर उसका गुस्सा भी खत्म हो गया। आरव ने उसे पहले ही देने का मन बना लिया था, ये बात उसे समझ आ गई थी। मुखबीर ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रदर मैं चलता हूँ। वह अपने लोगों के साथ चला गया। कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा लूट गया। जय ने भी विदा ली। ब्रदर फिर मिलेंगे। अब वह अपने लोगों के साथ आगे बढ़ेगा, अगले अवसर की तलाश में। आरव ने भी हाथ जोड़कर विदा दी और उन्हें जाते हुए देखा। जितने भी आप लोग एपिसोड सुन रहे हैं वो सारे सारे एपिसोड्स को हम लोग लाइव स्ट्रीम में डेली लाते हैं। शाम के 10 बजे से या फिर कभी कभी 11 बजे से सुबह तक सारे चलते हैं सीरीज़ के एपिसोड लाइव स्ट्रीम में। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि पुराने एपिसोड्स आपको मिल पाएँ। 1-2 हफ्ते में पुराने एपिसोड मिल जाएंगे और रेगुलर आगे के एपिसोड्स वहीं पर आएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपको फिर से मैं पोस्ट में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। या फिर सर्च कर लेना शैडो FM, वहाँ पर TM लिखा होगा। 4000 के प्लस ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। वहीं पर मैं सारे सारे एपिसोड डाल दूँगा जो डिलीटेड एपिसोड हैं, जो कि अभी हाल ही में डिलीट हुए हैं। बाकी के मिसिंग एपिसोड्स को भी मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा और वहाँ पर ज्वाइन करने का बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी आप लोग को अगर डेली आगे के एपिसोड सुनना है लाइव स्ट्रीम में सुन सकते हो। 10 से 11 बजे के बीच में आके आप लोग उसी में सब पूरा प्रॉपरली सुनाए जाते हैं एपिसोड्स को।